रेड लाइट एरिया को हम बहुत ज़्यादा ऐसा समझते हैं कि बहुत गलत जगह है, बट वहाँ की एक्चुअल डार्क रियलिटी क्या है? वो एक ऐसी जगह है जहां आप मन चाह गंदा कर सकते हैं, जितना चाहे। फिर वो क्यों उन्हें मैं बुरा कहूँ? उसको झेलने वाला ये तो वो जानता है कि वो क्या झेल रहा है। क्यों नहीं निकल पाते वहाँ से ये लोग? तो मैम, जैसे पुलिस प्रशासन या गवर्नमेंट ये सपोर्ट करते हैं अगर? सरकार के तो एजेंडा में नहीं है। अभी आ रहे हैं चुनाव, आप देख लेना, किसी का पंफलेट पोस्टर पढ़ लेना कि कहीं लिख रहा हो सेक्स वर्कर के पुनरुद्धार के लिए करेंगे। पर मैम, काफ़ी केसेस में ऐसे होती है ना कि जब वहाँ से वो महिलाएं भी नहीं निकलना चाहती हैं। हर चीज का उन्हें पैसा देना है ना। पुलिस वालों के पैसे देने हैं, जो पीएम से उनके पैसे देने हैं, जितने में वो बिकी हैं वो पैसा उन्हें उतारना है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम लोग मतलब अपनी इंसानियत खोते जा रहे हैं। नहीं, वहाँ कौन इंसान समझ के जाता है? ह्यूमन बीइंग नहीं समझते उन्हें। भी 15-16 साल की बच्ची को सोना गाछी से निकाला है, जिसको ऐसे ही प्यार में फंसा के लेके चला गया। पूनम रावत स्वागत करती हूँ आपका आज की पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं उन बदनाम गलियों की, शायद जिनके बारे में आमतौर पर बात भी नहीं की जाती। ना ही वो गवर्नमेंट की नज़र में आती हैं, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई सुविधाएं प्राप्त होती है। ऐसे ही हमारे समाज का वो हिस्सा, शायद जिनकी तरफ हम देखना तक पसंद नहीं करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम बहुत ओपन होकर उनके बारे में बात भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम देह व्यापार की बात करें तो वहाँ की महिलाओं के ऊपर कौन कौन से उत्पीड़न हो रहे हैं, उनकी क्या मानसिकता होती है और उनके बच्चों पे क्या असर पड़ता है, इन तमाम तरह के मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में हमारी स्पेशल गेस्ट मिसेस अतुल शर्मा जी। तो चलिए स्वागत करते हैं आज की हमारी गेस्ट का ओनली ऑन सोच मैटर्स विद दी पूनम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत सेंसिटिव है, लेकिन ना समाज के लिए इस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज अपने पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कुछ अनकही अनसुलझी बातों को सुलझाने की कोशिश करूंगी। तो पहली बात तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने काम किया, जो रेस्क्यू किया है ना, और जो आप समाज के लिए काम कर रहे थे, उन महिलाओं के लिए काम कर रहे थे। शायद कहते हैं ना कि आप उनके लिए एक दिए की तरह आए, एक चिराग की तरह आए, तो वो ही काम। वाले की मर्जी। जी बिल्कुल। तो उसके लिए सोच मैटर्स और हमारी टीम की तरफ से और मेरे समस्त ऑडियंस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मैं ये जानना चाहती हूँ मैम, जैसे हम जब बात करते हैं ना रेड लाइट एरियाज की, या रेड लाइट एरिया को हम बहुत ज़्यादा ऐसा समझते हैं कि बहुत गलत जगह है, बट वहाँ की एक्चुअल डार्क रियलिटी क्या है? देखिए, पहली बात तो गलत जगह क्यों है? जी। हमने तो बनाई है वो। हम्म। हमारे ही घर के मर्द जाते हैं, पिता हैं, भाई हैं, बेटे, कोई और थोड़ी जाता। वो थोड़ी आती हैं आपके घर में। जी। गलत जगह तो तब हो जब वो आपके घर में आ रही हो, जब आप कोई इर्द-गिर्द खड़े होके आपको बुला रही। वो तो अपने प्रेमिसेस में बैठी हुई हैं। आपके ही परिवार के मर्द जा रहे हैं उनके पास। वो नहीं वो कुछ कह रही हैं आपके घर में आके। दूसरी बात, वहाँ की जो हालात हैं, मैं समझती हूँ कि उसमें तो शायद कोई पल भर रुकना पसंद नहीं करेगा। हम्म। इतनी गंदगी, इतना अंधेरा और ऐसी बजबजाती हुई नालियाँ उनकी। तो वहीं पे आने वाला कंडोम्स फेंक के जाता है यूज़्ड, वहीं पे वो गुटखे भी थूकता है और भी थूक-वूक डालता है। मतलब हर गंदगी, ऐसे सोचता है हर आदमी वहाँ कि जैसे वो एक ऐसी जगह है जहाँ आप मन चाहा गंदा कर सकते हैं, जितना चाहें आप उतना गंदा कर सकते हैं। तो फिर वो क्यों उन्हें मैं बुरा कहूँ? उसको झेलने वाला ये तो वो जानता है कि वो क्या झेल रहा है। आपके समाज की गंदगी वो झेल रही हैं, आपके परिवार के मर्दों की गंदगी वो झेल रही हैं, और जो वो आपके साथ नहीं कर सकते, जो एक मतलब एक तरह का सैडिज़्म जो उनका है, वो आपके साथ नहीं कर सकते। घर की औरत होने के नाते आप विरोध भी कर सकती हैं, आप पुलिस थाने में भी जा सकती हैं, तो वो वहाँ करते हैं। वो कहीं नहीं जा सकते, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। बिल्कुल। उनके लिए ना कानून कहीं मैटर करता है, ना कोई कानून की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहीं मैटर करती है। तो फिर आपका तो मैं देख रही हूँ अभी कि सोच मैटर्स। सच तो यही है कि सोच मैटर्स। जी हमारी बिल्कुल। सोच है ऐसी कि हम उन्हें बुरा कह रहे हैं,
बिना ये सोचे कि बुरा कौन है, जी, बिल्कुल। जो वहाँ जा रहे हैं वो हुँ, या जो वहाँ बदहाली झेल रही है वो। हुँ। मैम मुझे बताइए ना, मतलब ये रेस्क्यू वाला आपके माइंड में कैसे आया? क्योंकि ये ना बहुत बड़ी बात है। आम तौर पे महिलाएँ मतलब इस टाइप के प्रोफ़ेशन में जाती नहीं हैं, ना ही ऐसा कुछ सोच पाती हैं। जब उन्होंने इसमें कहूँ कि ये पहली बात तो एक मेरा छोटा-सा विरोध है कि मेरा प्रोफ़ेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है। जी। अ, और मैं आई नहीं, मुझे ले जाया गया। सच हुँ। बात तो ये है कि मेरा आना, अगर आप सोचें कि मैं अब अभी अगले महीने में 62 साल की मैं हो जाऊँगी, जी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 55 साल पहले की मैं बात करूँ, तो मैं 5-6 साल की रही होंगी। कौन सोच सकता है कि ये काम करना है 50 साल पहले भी? या उसके बाद जब मैं 28 साल की हुई और मैंने वहाँ पहला कदम रखा, तो उस वक़्त ये कौन सोच रहा था? आज से हुँ। 30 साल पहले भी ये बात, 40 साल पहले कौन सोच रहा था? जी। तो वो नहीं था, बस वो तो परिस्थितियाँ ऐसी बनती चली गई। एक 5-6 साल की उम्र से लेके और 27 से 28 साल तक की उम्र तक, वो हुँ। ऐसी परिस्थितियाँ बनती चली गई। और या शायद कुछ मैं ये मानती हूँ कि मेरा स्वभाव भी थोड़ा-सा विद्रोही था, कि हर बात हुँ। पे रिएक्ट करना कि ये गलत है तो गलत है, उसके लिए लड़ना, जी। बचपन से था वो। समझ लो कि थोड़ा ज़िद्दी, जैसे बच्चे को कहा जाए ज़िद्दी है, हुँ, तो इस हुँ, तरह हुँ। का था। हुँ। और मेरा घर वहाँ से बहुत नज़दीक है, मेरा जो मायका है, जी। वो समझ लीजिए कि 500 मीटर की भी दूरी नहीं है। एक आड़ी सड़क है हुँ। और उस आड़ी सड़क के पार हमारा घर, और यहाँ से जो सीधी सड़क जा रही है वो उनके घर। ओके। और वही उसी रास्ते से गुज़रना है हर बच्चे को। और वो हिदायतें सिर्फ़ हमारे लिए उस ज़माने में नहीं थी, आज भी हैं वहाँ की बेटियों के लिए, कि उस बाज़ार से गुज़रोगे तो आपको ऊपर नहीं देखना। हुँ। और चाहे हमारी स्कूलिंग हो या फिर उसके बाद कॉलेज हो, तो जाना उसी रास्ते से। हुँ। मेन सिटी वो है, बीच से निकल के जाना है। अ, चक्कर काट के कौन जाता है? हुँ, बीच बिल्कुल। से जाना है वहीं से, तो वही हिदायतें बराबर आज भी हैं। उस हुँ। जगह की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए छोटी-छोटी आती है, तो ऊपर नहीं देखना बेटा। और आप किसी बच्चे को, 5-6 साल के बच्चे को ये कहोगे, तो और ज़्यादा ईगर हो जाएगा कि मुझे देखना है, क्या है वहाँ? हमारे हुँ। सवाल बहुत सारे थे हमारी अम्मा से, कि बताओ क्यों नहीं देखे हैं ऊपर? तो हुँ। उनके पास शायद जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा खराब औरतें रहती हैं। मैंने फिर पूछा कि खराब क्यों? हुँ। तो नहीं, शायद वो बताना चाहती होंगी, ये वो ज़माना भी नहीं था ये बातें करने का। उन्होंने बिल्कुल। सी और 5-6 साल के बच्चे से ये बात कौन करेगा? हुँ। तो उन्होंने सीधे-सीधे कहा कि वो नाचती-गाती है पराये मर्दों के सामने। हुँ। तो वो हमको थोड़ा-सा अटपटा तो लगा कि नाचते तो घर में हम भी हैं, जब शादी-वादी हो अम्मा भी नाचती हैं, भाभियाँ भी नाचती हैं, चाचियाँ, तो ये कौन-सी बात है, वो खराब क्यों है? लेकिन फिर उन्होंने वो शब्द जो जोड़ा कि पराये मर्दों के सामने, तो लगा अच्छा ठीक है, हमारे तो घर के भी नहीं आते। जिस दिन घर में नाचना-गाना हो, फंक्शन हो, तो मर्द भी बाहर रहते हैं, घर के हुँ। भी, तो इसलिए खराब होंगी। फिर वो धीरे, पता नहीं क्यों, जब भी हम मतलब उस बात को भूलते, तो हालाँकि मैं नास्तिक हूँ बिल्कुल। हुँ, हुँ। एक किसी ताकत में विश्वास करती हूँ, पर बहुत ज़्यादा ये नहीं कि मैं आज कृष्ण जी और आज फलाने जी और भगवान हैं, ज़रूर है, वो ही सबको चला रहा है। उसी की डोर है, हम उसके ही हाथ में है। तो उन्होंने मुझे जैसे हर जगह जब भी मैं भूलने को हूँ खींच के लाए। ये हुँ। 8वीं में आ गए थे ऐसी हिदायतें सुनते-सुनते, कभी नीचे दुकानदार होगी, "बेटा तुम तो अच्छे घर की लड़की हो, ऊपर क्यों देख रही हो?" हुँ। तो वो सब सुनते-सुनते, और 8वीं में जब हम पढ़ रहे थे, तो एक दिन गुज़र के जा रहे, तो एज़ यूजुअल आदत है कि देखना तो है ही है जी। इधर-उधर। तो खट-खट की आवाज़ आई और मैंने देखा उधर, तो एक लड़की उतर रही थी। हुँ। उस लड़की की भी निगाहें मुझसे मिली, बैसाखी से चलती थी जी। और मेरे क्लास में पढ़ती थी। ओके। हालाँकि मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, कोई फ्रेंडशिप नहीं थी, पर थी मेरी क्लास में, तो इस और फिर थोड़ा-सा अलग कोई बच्चा इस तरह का चलता हो या इस तरह, तो लोगों की निगाह चली जाती है कि तुम्हारी क्लास में पढ़ती है। हुँ, हुँ। हाँ, मैंने उसको बहुत इंतज़ार किया कि ये आए स्कूल में, तो मैं पूछूँ तुम वहाँ क्या कर रही थी? वहाँ तो खराब औरतें रहती हैं। जी। और वो भी शायद इस बात से बच रही थी। तो 5-6 दिन बाद वो आई। हुँ। मैंने फिर पकड़ा उसको हुँ। कि तुम वहाँ क्या कर रही थी? मेरी अम्मा तो कहती है वहाँ बहुत खराब औरतें रहती हैं। हुँ। अ, उम्र में भी थोड़ी बड़ी थी वो, क्योंकि देर से ही बैठना हुआ होगा पैर की वज़ह से भी और वहाँ की वर्जनाओं की वज़ह से भी। तो हुँ। उन्होंने कहा कि देखो, उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है, ओह! और ये मेरा दुर्भाग्य हो सकता है कि मैं वहाँ पैदा हुई। पर मेरा अच्छा भाग्य ये है कि मैं पैर से लंगड़ी पैदा हुई, शक्ल-सूरत से काली और बदशक्ल पैदा हुई। तो हुँ। जो मेरी माँ करती है, जिसके लिए वो बुरा कहलाती है, वो करने के लायक मैं नहीं। लेकिन उस प्रोफ़ेशन का मैं हिस्सा नहीं बन सकती थी। ओके। तो मुझे ये समझ में आया, क्योंकि नाचना-गाना है तो पैर से तो नाच नहीं सकती, हुँ। और थोड़ी साँवली है और
बहुत दिखने में अच्छी नहीं है, तो इसलिए भी शायद लोग पसंद ना करते हों जिन गैर मर्दों के सामने नाचती हैं, तो इतना मुझे समझ आया। ये नहीं तब भी मुझे पता था कि एक्चुअल में क्या है, और शायद तब वो ज़माना भी नहीं था इतना ज़्यादा। हुँ। फिर कुछ साल भूल पड़ गई और हमारा थोड़ा वो विद्रोही स्वभाव ने हमारे साथ एक और खुराफात हो गई कि हमने उस ज़माने में लव मैरिज कर ली। जी। वो भी बड़ा इश्यू था। हाँ। घर वालों ने कह दिया कि ठीक है, कर रही है ना, करो, कर दो इसकी शादी कर दो हुँ। और फिर बस जैसे रहे, हमसे मतलब नहीं। ओके। हाँ, हमारी शर्त ये थी हमारे हस्बैंड को भी कि भई पढ़ना हमारा नहीं छूटना चाहिए, पढ़ेंगे ज़रूर। हुँ। अर्ली एज में मतलब जब कोई नहीं पूछता था बाल विवाह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जी। और 16 साल की उम्र में शादी हो गई, हुँ। तो 17 में एक बच्चा हुआ, 18 में, 19 में दूसरा बच्चा हुआ। हुँ। अब जब हमारा फिर भूल पड़ गई थी, बात खत्म हो गई थी फिर। हुँ। चूँकि मायके ससुराल भी यहीं पास में, तो फिर एक महिला हमारे पड़ोस में रह रही है। मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि मुझे कभी-कभी ट्रिगर करता है भगवान, जो भी ताकत है ऊपर, जी। कि तुम कैसे भूल सकती हो? कोई हुँ। महिला हमारे पड़ोस में रहने बड़ी सुंदर-सी थी, और जो उसके काम से कतई रिलेट नहीं करती थी, क्योंकि वो झाड़ू-पोछा करती थी। अच्छा, ओके। और इतनी सुंदर लगती थी, मतलब चाल-ढाल से भी, और बड़े घुंघराले से बाल, मुझे ऐसे-कैसे उनका सब याद है। मेरा बेटा जो था वो 1 महीने का था। हुँ। तो चूँकि बिल्कुल घर में आमने-सामने थे, तो अक्सर देखती, खिला लेती थी कभी-कभी। फिर थोड़ा उसका काम-वाम करने लगी तो मुझे भी छुटकारा हो गया, मेरी एज ही नहीं थी इतनी, यार ये तो सब करती है। जॉइंट फैमिली हमारी थी, मतलब मेरे 3 देवर भी थे, 1 ननद भी थी। जी। अ, तो थोड़ा-सा अपनापन हो गया था, मुझे भी उसकी, उससे लगा था कि अच्छी-सी है, मेरे बच्चे को रखती है और मुझसे बहुत बड़ी है। तो लगभग 35-36 साल की रही होंगी तब। अच्छा, हाँ, ओके। हाँ। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए कुछ कर सकती हो? हुँ। मैंने कहा बताओ? बोली वो, मेरे घरवालों से मिलवा दो मुझे एक बार। अच्छा, मैंने कहा क्यों, घरवाले कहाँ हैं आपके? तो उसने मुझे आप बीती बताई कि ओके। मेरे फादर पुलिस में थे, उनकी किसी से रंजिश हो गई और मुझे उठा लिया उनकी रंजिश में, 7-8 साल की मैं थी। ओह! तो इतनी नादान नहीं थी कि मुझे घर का पता नहीं है, मेरे बाप का नाम पता नहीं, माँ का नाम पता नहीं, गाँव का नाम बस पता है मुझे। हुँ। और फिर मैं कभी नहीं लौटी, वहीं पे ही बड़ी हुई, वहीं पे मैं धंधे में लग गई। उसने जो हुँ। ये शब्द कहा, मैंने कहा धंधा क्या? हुँ। तो क्या कुछ काम करती थी वहाँ पे? जी। तो मेरे हिसाब से तो जैसे हम कहते हैं ना, क्या काम धंधा करते हो भाई? वो धंधा था हाँ, बस, है ना? करेक्ट। वो नहीं था कुछ भी। जी। क्योंकि वो ज़माना इतनी बातों का नहीं था। हुँ। अखबारों का भी इतना था कि उसमें मेन खबरें आएँ और ये सब बातों का तो हुँ। कोई नहीं था। तो लेकिन हमारे जैसे शहर के बच्चों को ये ज्ञान हो जाता है कि कोई खराब जगह है। हुँ। क्योंकि इतनी हिदायतें पूरे शहर के बच्चों को मिलती हैं, तो उससे बिल्कुल। लगता था। उसका नाम लेने से भी लोग बचते थे कि भई कहाँ जाना है? बाज़ार जा रहे हैं। बाज़ार समझ लो कि वहाँ पे जा रहे हैं। और अगर उस बाज़ार का नाम ले दिया कि वैली बाज़ार जा रहे हैं, घंटा घर जा रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि वहाँ जा रहे हैं। लेकिन अगर खाली बाज़ार कह रहे हैं तो उस जगह पे जा रहे हुँ, हुँ। हैं। जो मेन दाल मंडी होती है। फिर वो, अब उसने सब बात बताया कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। वो पहली बार मेरे लिए शॉकिंग था कि उन्होंने बताया कि वहाँ तो आदमी आते हैं, उनको एंटरटेन करना पड़ता है। फिर मैं खुल के पूछा कि सच बताओ कि क्या? तो सब बताया उसने कि कैसे देह व्यापार और कैसी सब चीज़ें। हुँ। मैंने कहा यहाँ कैसे आ गई फिर? तब वो बताई कि मेरे गाँव के एक आदमी वहाँ पे आए, जिनको मैं तो पहचान गई, वो तो नहीं पहचान पाई क्योंकि मैं छोटी थी, पर मैंने उनको कहा चाचा जी मैं उनकी बेटी हूँ अच्छा, और मुझे यहाँ से निकाल दो। ओके। तो सब सुना उन्होंने, उनको हुँ। समझ आ गया कि हाँ, ये शक्ल-सूरत से भी लग रहा है कि इनकी बेटी है। हुँ। पर देह धर्म अलग है, जिसके लिए पैसा दिया वो अलग है। चाचा जी ठीक है, कह रही हो, हुँ। लेकिन वो उनके साथ बैठे, हर दिन आते रहे और वो हर दिन रिक्वेस्ट करती रही मुझे निकाल दो यहाँ से। हुँ। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे तैयार रहना आज और मैं बाहर खड़ा हुआ मिलूँगा तो तुम आ जाना। 4 बजे यहाँ थोड़ा सन्नाटा होता है हुँ। और पैसे ऐसे ले आना, क्योंकि देखो मैं बहुत तुम्हारा मदद नहीं कर पाऊँगा हुँ। और पता नहीं तुम्हारे घर वाले रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो तुम अपना पैसा, ज़ेवर जो भी तुम्हें अपना दूसरे का सब, वो सबका इकट्ठा करके ले आई। अरे! हुँ। और वो सज्जन गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र ले लिया, ओके। उसको लेके मेरठ आ गए। हुँ। 1 साल उन्होंने उसका एक-एक चीज़, एक-एक पैसा, सब चीज़ उससे ली, ओहो! कुछ नहीं छोड़ा। और हुँ। लास्ट में वो चूँकि रिटायरमेंट के नज़दीक थे, जैसे हुँ। ही वो रिटायर हुए यहाँ से फुल हो गए। उसके पास उस समय एक केवल टेबल फ़ैन था और कुछ नहीं, हुँ। बनाने खाने के लिए भी कुछ नहीं था। अब देखिए लोग पूछते हैं भई ट्रैफ़िकर कहाँ है? कौन? हर जगह सक्रिय हैं, कहीं ऐसा नहीं है। ऐसे ही पड़ोस का एक लड़का कहता है कि वो तो छोड़ के चला गया, हमें पता था तुम्हारा पति तो है नहीं। अब मेरी शादी भी नहीं हो रखी, मैं तुमसे शादी करूँगा। अच्छा। और चूँकि कि बोले मेरे घरवाले मानेंगे नहीं, हाँ, हाँ। अ, तो अलग रहेंगे हम। वहाँ से लेके वो हमारे पड़ोस में उसने किराए का कमरा लिया, उसको वहाँ पे रख दिया।
आता वाता नहीं था, कभी आ गया साल 6 महीने में एक बार। कुछ दिन बाद पता लगा उसको कि उसने तो शादी कर ली। चलिए, हाँ, हाँ, तो फेक प्रोमिसेस हो फेक प्रोमिसेस ही होते हैं। तो प्यार पूछा, उसने पूरी कोशिश की कि मैं ज़िंदगी को जीती रहूँ। घर में खाना बनाए, कुछ मज़दूर रहते थे, एक जगह पे शिफ्ट होके सबको रख रखा था, उनका सबका खाना बनाती थी, तो खाने की माँ हो जाती थी इसकी, अपना बनाना नहीं पड़ता था, झाड़ू पोछे कुछ घरों में कर रही थी, ठीक चल रहा था। फिर जब उसने ज़िद की तो फिर हमने भी घर में ज़िद की, कि इसकी ये नहीं बताया कि ये कौन है, बस ये बताया कि इसको अपना घर याद है, बचपन बिछड़ गई थी, इसको एक बार घर मिलवा दो। थोड़े से विरोध के बाद एक ही बहू थे हम उस वक़्त तक, मान लिया थोड़ा-सा और चले गए हम वहीं से लेके। हमारे इन-लॉज़ में से कुछ लोग गए, मेरे हस्बैंड गए, वो भी पढ़ रहे थे। हम तो अभी तो दूसरों पे डिपेंड थे। हाँ। हमारा तो कुछ खुद का था नहीं। हम वहाँ गए तो हम ग्राम प्रधान के यहाँ सीधे गए, गाँव था उनका एक, और उन्होंने से कहा कि भई हमें उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा यहीं ठहरो। ऐसे मैं किसी के घर कैसे जाने दूँ, मैं आपको नहीं जानता। मैंने कहा यहाँ बुला लो, हम तो यहाँ मिल लेंगे। उनको डाउट हो रहा था क्योंकि वो बिल्कुल हूबहू अपने बाप की सूरत में थी। ओह! एकदम। तो कह नहीं पा रहे थे लेकिन डाउट हो रहा था, तो उन्होंने वहीं बुला लिया। उनके साथ 2 लड़के भी आए, टीनेजर थे। वो भी बिल्कुल बहन की सूरत थे जैसे, एकदम रिज़ेम्बलेंस हो गई, बिल्कुल मिल रहा है। ये तो तय था कि भई ये इनकी बेटी है। उन्होंने देखा, बहुत रोना-धोना हुआ, क्या हुआ तेरे साथ, कैसे हुआ? बहुत रोए, हमने सब जगह लिखाया और फिर मुँह फेर लिया। ओह! रख नहीं पाएँगे। मेरे वहाँ भी फिर मेरे को जिद उखड़ आती है कभी-कभी। तो मैंने कहा क्यों नहीं रखोगे? इसने कौन-सा घर से भाग के शादी कर ली कुछ? हाँ। भाई चलो वेस्टर्न यूपी में ये माना जाता है कि ऐसे शादी कर लो तो गलत हो जाता है। तो ये क्या घर से भाग गई थी? तो 8 साल की बच्ची थी, इसे क्या पता? तो उनका कुछ भी हो, हम क्या जवाब देंगे? मैंने कहा आप कहो कि हमारे घर में रह रही थी। मेरे सास-ससुर कहेंगे कि हाँ, हमारे घर में काम कर रही थी। लेकिन मुझे कहाँ पता, मेरे सास-ससुर के सामने ये बात खुली तो महाभारत तय होने वाली थी मेरे साथ तो और भी। अभी तक उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये रेड लाइट एरिया से कहीं से। लेकिन अब पता लग गया था। उन्होंने नहीं रखा। सब रोते रहे, चले आए वापस। और पूरे रास्ते जो मुझे तो नहीं कहा, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो कुछ कहा गया, वो मेरे लिए था कि बिल्कुल। हमारी इज़्ज़त उतरवा दी, हमारे बच्चों की शादी नहीं होने की है। लोग कहेंगे कि इन्होंने घर में उसी शब्द से कहा जैसे कहते हैं, वो रख रखी थी, तो क्या कहेंगे और क्या होगा? वो भी सब सुन रही थी। तो रात के अंधेरे वो निकल गई, बिना बताए? बिना बताए। उसको भी लग रहा था कि मुझे भी लग रहा था कि घर तो बिगड़ गया अब। अभी मुझे पता नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे, 2 बच्चों को लेके क्या करूँगी? क्या होगा? और हस्बैंड भी इस लायक नहीं है कि बाहर जाके हम कर लें, वो भी उस समय शायद ग्रेजुएशन फाइनल में थे। फिर हम पहुँचे गए, वो निकल गई घर से, तो मुझे सुकून हुआ, मैं सच कहूँ। जब मैंने देखा तो मुझे सुकून हुआ, चलो मेरा घर बच गया। मुझे केवल घर बचने का था। और कोई फिर हमारे बीच 1 साल इस विषय इसमें मुझे किसी ने कभी कुछ कहा नहीं, कभी टोका भी नहीं, भी तुमने क्या कर दिया, ये ताने मिले, कभी कुछ नहीं ऐसा। ऐसे मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। तो अब जब साल डेढ़ साल बीत गया, तो अचानक वो फिर आई और ठीक-ठाक कपड़े पहने हुए थे, कुछ फल, मिठाई-विठाई सब लेके, भाई दूज का दिन था। अच्छा। तो वो आई, हुँ। हुँ, आके बोली, मुझे मेरे बेटे को गोविंदा बुलाती थी, गोविंदा को टीका करना है। अपने भाइयों को तो नहीं कर पाई। पता नहीं उस वक़्त क्या हुआ, सामाजिक वर्जनाएँ थी, देवरों की भी शादियाँ रह रही थी, ननद भी रह रही थी, तो मैंने कहा और फिर वो डर मुझे था 1 साल पहले वाला, मुझे घर से निकाल देंगे। तो कोर में ख़ास थी कि एक तो लव मैरिज की और ऊपर से ये खुराफातें अब भी चालू में मिलेंगी कोई, तो मुझे कैसे रखेंगे वो? हाँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करवाऊँगी। और अभी तो सब नीचे, थोड़ा हमारा बड़ा-सा घर था, उसमें दिख नहीं रहा था कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ, या फिर ये ना तो कहीं टीका-वीका ताऊ जी के लड़कों को करने गई। मैंने कहा तुम जाओ, किसी ने देख लिया आपने नहीं मिलवाया? ना, मिलवाया भी नहीं और मैंने कह दिया जाओ यहाँ से, इसे उठा लो सामान, मैं नहीं करवाऊँगी। वो चली गई। लेकिन चूँकि जैसे पुराने घर होते हैं, बाद में आँगन के बाद दरवाज़ा, और वो दरवाज़े से उन्होंने मुड़ के देखा, मैं ऊपर खड़ी थी। बस उनकी वो आँखें, वो उल्हाना, वो सब मेरे यहाँ रह गई। हुँ। भूल नहीं पाई कभी आज तक भी। और फिर समय बीतता चला गया, वो दर्द तो दे गई मुझे, जैसे फांस की तरह गड़ा। 19 साल की उम्र थी, कोई थी नहीं ऐसी। और फिर वो 10 साल ऐसे गुज़रे कि हर दिन याद किया, कैसे देखूँ, क्या करूँ? फिर सामाजिक योजनाएँ सामने आती, शादियाँ हो गई, वो बड़ी ज़िम्मेदारी थी हम पे हमारी,
सास ससुर नहीं रहे थे, ननद की भी शादी की, उनके बिना ही की सब। मुक्त होके मैंने एक दिन उनसे पूछा, फिर मैंने कहा उसको ढूंढ लूं एक बार। मेरे लिए केवल वो बाजार, मेरे शहर का कबाड़ी बाजार ही एक रेड लाइट एरिया था, मैं नहीं जानती थी और बाहर का कहीं है या नहीं। जी। तो और ये कितने साल बाद आपको ऐसा ये पता 10 साल लगा? बाद पूरे 10 साल के 10 साल बाद। बीत गए। हाँ, ओके। मैं 28 साल की थी उस समय। तो उन्होंने आपको बताया नहीं था कि मतलब वो कहाँ रह रही हैं, कहाँ से आई? कहा उन्होंने कि भी देखो जिनसे पैदा हुई उन्होंने रखा नहीं, हाँ। तुम्हारा घर बिगड़ने जा रहा था और यहाँ से आई मत गई। ओह। अब यहाँ रहने का भी कोई मतलब नहीं था, सब जान गए थे। हम्म, तो वो सब चीजें मन में रहेंगी। हम्म, तो मैंने उनसे पूछा, शायद कहीं ना कहीं उनके मन में भी थी, जी। वरना वो मुझे उसी वक्त मना करते। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि वैसे भी हम लोग बेसिकली देहात से हैं, हमारी खेती बाड़ी है। तो उन्होंने कहा चले जाओ ढूंढ लो, लेकिन अगर वहां से पिट के आई, गालियां खा के आई, तुम्हारे कपड़े फटे, यहाँ भी रोना धोना नहीं, उन्होंने कहा, और फिर दोबारा पैर नहीं रखोगी, शिकायत करोगी। हाँ, मैंने कहा नहीं करूँ। अरे बाप रे। बस फिर कभी लौटी नहीं। एक बार सीढ़ी चली तो हर किसी में उनकी सूरत दिखाई दी, फिर तो कभी नहीं, इतने बरसों में लौट ही नहीं पाई कभी। लेकिन अभी तो आप सब लोगों को धन्यवाद है कि अभी 2-3 महीने पहले ही मुझे ये पता लगा है कि उनकी आगरा में डेथ हुई। अच्छा। वो लगभग ओके। 70-80 साल की नहीं होंगी अब, और मुझे ये सुकून हुआ कि मुक्ति हो गई उनकी। हम्म। और हो सकता है उन्होंने कहीं ना कहीं आपका पॉडकास्ट देखा भी हो। मुझे नहीं पता, पर अभी 2 महीने भी नहीं हुए इस बात को। उसी व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया, उसकी तो हिम्मत नहीं हुई, अपने किसी भाई से कराया। जी। ऐसे भी क्योंकि पड़ोस का था, भाई बुलाता था कि भाभी से कहना कि वो उसकी डेथ हो गई आगरा में। ओह। ये भी मुझे सुकून हुआ। हम्म। तो मैम वो फर्स्ट केस जो आपने रेस्क्यू किया, उस केस के बारे में बताइए कि कैसे आपको फील हुआ और वो जिसको रेस्क्यू किया था उनकी क्या सिचुएशन थी? एक्चुअली मुझे तो रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन का कुछ पता ही नहीं, कोई चीज़ नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं केवल उसको ढूँढ रही थी। 2 साल बीत चुके थे, डाँट खाते, फटकार खाते, लोगों से ये भी सुनते, यहीं बैठ जाओ, तुम तो देखने में भी ठीक-ठाक हो, अच्छे पैसे कमाओगी। बहुत कुछ सुना, अरे। बहुत कुछ, लेकिन लौटी नहीं। बस मैं यही कहती रही, मैंने कहा तुम्हारे बच्चे पढ़ाने आ रही हूँ, तो बच्चे पढ़ाने दो। शर्त ये रखी गई थी कि मेरा बच्चा मेरे यहाँ, दूसरे का दूसरे के यहाँ, एक-दूसरे का बच्चा मर्ज नहीं करोगे कहीं। मेरे लिए तो ये अच्छा ही था कि मैं उस बहाने सही कमरों पे जा रही थी। 2 साल में उन लोगों को इत्मीनान हो गया था कि मैं उनको नुकसान पहुँचाने वाली नहीं हूँ। ना मैं पुलिस की कोई मुखबिर हूँ, ना मैं कोई पुलिस में जिनकी सूचना दूँगी, कुछ नहीं करूँगी। तो मेरी तरफ से बेखबर हो गई, देखा कि बैठी है, बच्चे पढ़ा रही है तो पढ़ा रही है, नहीं पढ़ा रही तो जाओ। जब चली जाऊँ, जब आ जाऊँ। बस ये हो गया था मेरा। पर मैं नहीं आ पा मतलब लौट नहीं पा रही थी। उम्मीद थी कि कहीं तो मिलेगी। इसी बीच मेरे एक रिश्ते के ससुर लगते थे, ममिया ससुर, उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ ऐसे ही उन लोगों में जाती रहती है और किस दिन कुछ भी हो सकता है, एक तुझे कुछ करना है तो एक संस्था बना। हाँ। मुझे ये भी नहीं मालूम, अब संस्था क्या? मैंने कहा मामा जी मुझे नहीं समझ आ रहा। तो उन्होंने कहा वो मैं बना के दूँगा। कम से कम ऑथेंटिक तो होगी, तेरे हाथ में एक कार्ड होगा, कुछ होगा, कह तो सकती है कि मैं इस नाते कुछ करने आ रही हूँ, ऐसे ही बिना बात में जाती रहती है। रोका नहीं किसी ने। मतलब ये मुझे बड़ा अजीब मुझे भी लगता है सवाल कि किसी ने ये नहीं कहा कि बस अब बहुत हो गया, 2 साल हो गए, चलो वापस। तो फिर मुझे उन्होंने दी, कुछ कार्ड छपवाए, कुछ मेरा पेड्स छपवाए, सब कि कुछ भी लिख के देना हो तो इसमें लिख के तो इसको देना हो। ऐसे में किसी एक दिन एक और लड़की मिली मुझे और उसने मुझे कहा ऐसे ऐसी आती रहोगी? हाँ। मैंने कहा बच्चे पढ़ा तो रही हूँ, ये पढ़ रहे हैं? ये कहीं स्कूल जाते हैं? ये तुम पढ़ा के जाती हो? ये तभी भागते हैं चाय की दुकान पे या ग्राहक बुला के लाते हैं अपनी माँओं के लिए। अरे बाप रे। तो क्या तुम पढ़ा रही है इन्हें? तो मैंने कहा आप बताओ क्या करूँ और? बोली मुझे निकाल सकती हो यहाँ से? कि तुम तो सारा दिन घूमती हो, बाजार से सामान भी लाती हो, चले जाओ जहाँ जाना हो। हाँ। बोली नहीं जा सकती, कितनी जुड़ी आँख है मुझ पे, कहीं नहीं जा सकते। पर मैम क्यों नहीं निकल पाते वहां से ये लोग? वो तो सवाल ही नहीं उठता। फिर भी मैंने भी यही सवाल पूछा तुम्हारी तरह। तो उसने कहा मेरी बेटी इनके कब्जे में और अगले साल उसे धंधे में डाल देंगे। 15 साल की हो गई है वो। तो मैंने कहा फिर? अब बोली बेटी यहाँ नहीं है, दूर दराज का उसने बताया कि वहां पे है बेटी, राजस्थान में। अच्छा। तो तब तक मातृसत्तात्मक परिवार थे ज्यादातर। ट्रैफिकिंग होने लगी थी, लेकिन ये कि नानी
बेटी, माँ सब उसी में थे। और वो राजस्थान की बेड़िया जनजाति से थे, नट कंजर इन जनजातियों से थे जिनका नाचना गाना कालबेलिया टाइप का इस तरह के नृत्यों का उनका जी। था काम। तो वहां पे कहीं थी लड़की। मैंने कहा 1-2 दिन का टाइम दो, भी देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मोबाइल के ज़माने नहीं थे। मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में संपर्क किया। ओके। मैं क्या सर इस तरह से एक निकालने, कुछ अधिकारी से बात की, इस तरह एक लड़की निकलना चाहती है, किसी भी तरह निकलवा दो। खैर वो ज़माना इतना अच्छा था कि अधिकारी भी इतने बुरे नहीं थे। तो उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि मैम मुझे थोड़ा समय दो, मैं वहाँ से पहले पूरे लोकेशन निकलवा लूँ, लड़की कहाँ पे है सुरक्षित कर लूँ, उसके बाद में मैं भेजूँगा। अब मैंने पूछा अब तुम निकलोगी कैसे? जी। तो उसने कहा कि एक फेक कस्टमर एक मतलब कस्टमर भेजो, जो मुझे रात भर के लिए बुक करके ले जाए। ₹1000 सोचिए, मैं 96 की बात कर रही हूँ, ₹1000 जमा दें। ₹1000 ये भी बड़ी रकम थी, तो हमने सारे साथियों से कहा ये सब दे दो। तो हमारे साथ बहुत सारे और लोग भी जुड़ चुके, जो संस्था में जुड़े थे वो भी थे। मैंने कहा सर इकट्ठा करके दो। कि ठीक है। आईडी भी उनकी जमा होनी थी, आईडी से वो थोड़े बौखलाए जिनको हम भेज रहे थे। वो बोले कि आईडी, अरे मैंने कहा क्या लाइसेंस ही तो था, अरे वहाँ पड़ा भी रहेगा तो दूसरा निकलवा लेना, कोई बात नहीं। तो अब ये हुआ तय कि बाय रोड भेजा जाएगा एक आदमी, सरकार का ही आदमी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो लेके आएगा। ओके। और उसके पास रात भर का टाइम है। और रात भर हम सब वहाँ बैठे सरकारी दफ्तर में, और पिन ऑफ साइलेंस हम लोगों के बीच था, क्योंकि हमारे पास सुबह 6 बजे तक का टाइम था। उसने कह दिया था अगर 6 बजे मेरी लड़की नहीं आई तो मैं चली जाऊंगी। ओके। 6 बज गए, लड़की ने तो बवाल काटना शुरू कर दिया, मैं जाऊंगी, मेरी लड़की को मार देंगे, कहीं भी रास्ते में मार देंगे। और फिर भी बहुत समझाया कि भाई वो कई जगह से बॉर्डर पार कर चुके हैं, बिल्कुल एंटर ही करने वाले हैं। हाँ। थोड़ा सा बीच में संपर्क कैसे करें, रुकने की हिदायत नहीं थी कि कहीं भी रुकोगे नहीं। नहीं मैं जाऊंगी। फिर वहां से भी खबरें आने लगी थी कि थाने पर रिपोर्ट लिखा रही हैं। उससे मेरे लिए पहला मौका था, मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने कहा सर वो रिपोर्ट लिखा रही हैं। तो उन्होंने कहा अरे अजीब बच्चों जैसी बात कर रही हो, हम यहाँ बैठे हैं, कौन रिपोर्ट लिख देगा। तो वो छोड़ो। खैर 7 बजे अल्टीमेटली वो बच्ची आई, और मुझे लगा कि जैसे दिल दिमाग आंखें सब खुल गई। मुझे तो एक्चुअल में मिले दोनों माँ बेटी फिर? बहुत बहुत रोए, बहुत ये कि क्या हो सकता था। पैर छुए बार बार मेरे, सबके पैर छुए वो माँ, कि आप लोग ऐसा वहां से मुक्त हो गई, मेरी बेटी में जिंदा मरने से पहले बच गई। अभी सुखी हैं दोनों माँ बेटी, शादी हो गई, मतलब सरकारी हम छोड़ते हैं ना निकेतन में, बेटी की भी हो गई है ITI की। अच्छा, वाह, कितनी अच्छी बात है। मतलब जैसे कहते हैं ना, एक कीचड़ में मतलब कमल खिला दिया आपने ना, कितनी बस अच्छी फिर बात तो है। फिर नहीं वो सिलसिला हमने कभी रोका, हमको राह दिख गई थी, और उसके लिए उसी हम धन्यवाद करते हैं कि वो नहीं आती। पहली बात तो वो महिला, और दूसरी बार ये इन दोनों ने मेरा हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया, अब तुम्हें ये करना है असल में। मैं इसलिए कहती हूँ मैंने तो कभी प्लानिंग की नहीं, पता ही नहीं था मुझे, तो बस कोई ना कोई हाथ पकड़ता रहा। बिल्कुल। तो मैम जैसे पुलिस प्रशासन या गवर्नमेंट ये सपोर्ट करते हैं अगर? नहीं, नहीं करते ना? सब स्टेक होल्डर्स कौन करता है, सरकार के तो एजेंडा में नहीं है। अभी आ रहे हैं चुनाव, आप देख लेना, किसी का पंफलेट पोस्टर पढ़ लेना कि कहीं लिख रहा हो सेक्स वर्कर के पुनरुद्धार के लिए करेंगे, जी। कहीं नहीं उनके एजेंडे में। और पुलिस तो उनकी स्टेक होल्डर है, सैया भाई कोतवाल डर का है का। पर मैम काफ़ी केसेस में ऐसे होती है ना कि मतलब वहाँ से वो महिलाएं भी नहीं निकलना चाहती हैं। एक्सेप्टेंस कहाँ है, कहाँ जाए। ये देखिए कुछ मिथक हैं जो अपने अपने ढंग से गढ़ लिए गए हैं। जी। क्यों नहीं निकलना चाहते, उस बदहाली में कौन रहना चाहेगा कि जहाँ दिन भर में 15 से 20 कस्टमर उसको झेलने पड़े, जहाँ गोलियों के सहारे वो ये रहे कि शरीर में दर्द ना हो, दिमाग सुन्न हुआ रहे, किसी की विरोध करने की स्थिति ना हो, कौन रहना चाहेगा। क्यों निकले, कहाँ निकल के जाए बताओ। चलिए हम कहते हैं निकाल दें, मैं अपनी औकात नहीं समझती कि मैं बहुत लोग कहते हैं, मैं औरों की भी सुनती हूँ कि 4000 निकाली, 5000 निकाली, मगर मुझे नहीं समझ आती बात। मैं तो इतने बरस में 33 साल हो जाएंगे, 33 साल में 562 लड़कियां निकाल पाएंगी मुश्किल से। और बाकी ये जो भी 30-35 लड़कियां और निकाली, ये आप लोगों के पॉडकास्ट के जरिए निकली। तो मैं कहाँ, मैं तो नहीं, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है ये, पर मैं सिर्फ उनकी बात करती, मैं रेड की बात नहीं करती। पहली बात तो रेड नहीं, रेड मेरे कहीं शब्दावली में नहीं है। जी। कोई भेड़ बकरी थोड़ी है कि आपने उठाया उनको लेकर और मजिस्ट्रेट ने कहा कि सब बालिगें छोड़ो इन्हें भेजो वापस, ना जाना चाहती, फिर वही लटकी।
तो वो नहीं, मैं केवल उस लड़की को रेस्क्यू करती हूँ जो मेरा हाथ थाम ले। निकलना, यस। जी, लेकिन मैम ये ना बहुत मुश्किल होता है वहाँ से इन लोगों को रेस्क्यू करना, या मेरा सवाल ना इसलिए आया था क्योंकि मेरे कॉलेज डेज़ में मुझे ऐसे एक लड़की मिली थी, ड्यू टू सम रीज़न उसको हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, तो उससे ना भीख मंगवाई जा रही थी, तो वो मुझे ऐसे मिल गई रास्ते में। तो उसने मुझसे बात करा, मैंने उससे बात करी, काफ़ी सुंदर थी, बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने उससे बात करी कि आप ऐसे ही तो आप कॉलेज नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते? तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं जाती, और दीदी आप मुझसे ना ज़्यादा बात मत करो, ठीक है? आपको कुछ देना है तो दो, वरना मेरे से बात मत करो। तो मैंने बोला ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं गई वो मुझे दोबारा मिली, तो मैंने दोबारा उससे बात करी, तो उस समय ना वो रोने लग गई। तो मैंने पूछा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है? कहती हाँ प्रॉब्लम तो है, बहुत सारी है, पर आप मुझसे बात मत करो। ऐसे करते-करते ना मतलब मेरे को वो 6-7 दिन मिली, तो लास्ट डे में जाके उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई कि हम लोग ऐसे-ऐसे हैं, आप लोग हमसे बात मत करो, ये वो। तो मैंने उसको बोला, तो जब हम शुरू-शुरू में किसी की ऐसी सुनते हैं ना, तो मन में आता है कि कितनी हेल्प कर लें, बट हमें ये नहीं पता कि हमारा प्रशासन उसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। नहीं, मैंने उसको बोला मैं तेरी हेल्प करूँगी, मैं पुलिस स्टेशन गई, बोला तो वो पुलिस वाले जो भैया थे उन्होंने बोला कि तुम्हें बेटा ये जो आपको लग रहा है ना अभी, ये बहुत जोश में आप बातें कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप लोगों को बचा सकते हो, बट उसके लिए गवर्नमेंट है, बाकी लोग हैं, जब वो नहीं कर पा रहे, वो खुद ही नहीं बचना चाहते हैं, आप क्या बचाओगे? तो मैंने बोला चलो ठीक है, बट उन्होंने ना फिर मुझे बोला अपने फादर का नंबर दो पहले तो। अपने मैं तुम्हारे डैडी से बात करूँगा कि तुम किस चीज़ में पढ़ रही हो और क्यों पढ़ रही हो, किस लिए पढ़ रही हो? पढ़ने आए हो ना बेटा, तो पढ़ो फिर अच्छे से। तो वो मोमेंट था ना मैम, मैं डर मतलब मैं आपकी हिम्मत सोच रही हूँ और अपनी हिम्मत सोच रही हूँ कि मैं वहीं पे डर गई, कि मैं नहीं, फिर पापा से बात करेंगे तो मुझे घर पे डाँट पड़ेगी या कुछ बोलेंगे, उतना समझ होता नहीं है। बट आपके लिए नहीं, तो देखिए बहुत ही इसमें डिफ़िकल्ट ऐसा मैं है। मानती हूँ कि हमारा, अगर आपका उद्देश्य क्लियर है और हुँ, हुँ, सोच बहुत पायस है, हुँ। तो शायद लोग भी आपका साथ देंगे। बिल्कुल, मुझे सवाल पूछते हैं लोग कि भई आपको घर में किसी ने रोका नहीं? सच्चाई हाँ। तो यही है कि जिन मेरे घरवालों ने लव मैरिज करने पे बवाल काटे, उन्होंने मुझे इस काम के लिए कभी रोका ही नहीं। जब बार मेरे भाई ने कहा कि वो अरे यार कुछ और कर ले। अब मैंने कहा तुम कुछ दिन कहो मत कि मेरी बहन है। अच्छा, हुँ। हटा छोड़, कर ले। तो मुझे हमेशा ये लगता रहा कि मेरी सपोर्ट पे खड़े, क्योंकि जो अगर हाँ, आपका कोई आप पे सवाल नहीं खड़े कर रहा है, वो भी एक बड़ी सपोर्ट है। बिल्कुल। किसी ने मुझे घर आने के बाद ये नहीं पूछा भाई तुम क्या कर रही थी? मैं बच्चों को समय नहीं दे पाई, हुँ, तो मेरे बच्चों का हाथ थामे रखा, ऊपर वाले ने भी और घर वालों ने भी। बिल्कुल, फैमिली का ये भी लाभ था। तो और वेल सेटल्ड है मेरे बच्चे। कहीं न ऐसा भी कहीं नहीं कि यूँ ही ऐसी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, ये भी बिल्कुल। नहीं। हुँ। मेरे बेटे की पहली एआई कंपनी है हिंदुस्तान की वॉव! और विश्व की टॉप 10 में है, और अभी बड़ा मेरे लिए गर्व का विषय ये है कि 26 जनवरी को उसको प्रधानमंत्री यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। वॉव! कांग्रेचुलेशंस मैम, थैंक यू। ये तो बहुत तो ये अच्छी बात वो है। बच्चे हैं जिन्होंने गाँव से पढ़ के और हुँ, आईआईटी में गए, जी। वो भी मेरी आईआईटीयन है। तो वो ऊपर वाले ने हाथ पकड़ा होगा। बिल्कुल, कहीं न कहीं एक कहते हैं ना मैम पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है, या कहीं न कहीं भगवान ने आपको उस कार्य के लिए चुना होगा। हाँ, और मैं कभी सोचती हूँ कि हो सकता है कि मेरी अरेंज मैरेज होती, मुझे एक नौकरी, नाराज़गी यही थी कि वो नौकरी नहीं करता, अभी तो पढ़ता ही बच्चा है वो भी। तो हुँ, लेकिन किसी नौकरी पेशा से मेरी शादी होती, हो सकता है मुझे घर से ही ना निकलने देते। मैं बड़े ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आती हूँ। हुँ, ऐसी एक मतलब कम्युनिटी से आती हूँ ये जहाँ पे पर्दा और दूसरी चीज़ें बहुत है। जी, तो हो सकता है इतना खुलापन ना मिलता। जी। नहीं हम मैम मैं ना थोड़ा-सा जानना चाह रही हूँ हुँ, कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं, हुँ। उनका क्या भविष्य होता है और उनकी मानसिकता क्या होती है? देखिए, अब तो ये सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, पिछले 20 साल से तो लगभग हम इन पे जितना कर सकते हैं, हुँ। हद से ज़्यादा कोशिश करके सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, और अच्छे दिन ऐसे नहीं करती मैं कि कहीं सरकारी स्कूल में भी भर्ती करा दिया और पता है वहाँ की कल निकाल के हाथ पकड़ के कर दिया। हाँ, हाँ, हॉस्टल्स हाँ। में रह रहे हैं और कुछ बच्चे बहुत अच्छे, अभी जैसे मेरी बच्ची अभी पिछले साल बैंक में पीओ हुई है, प्रोबेशनरी ऑफिसर है। अच्छा। और बड़ी बात ये है क्योंकि मेरे दिमाग में ये आ गया था बहुत सा करके कि मैं कितना भी निकाल लूँ, हुँ, हुँ, जब तक खुद से इनकी इच्छा नहीं होगी, हुँ, मतलब अपने आप को ये ना मान लें कि अब हमें भी खड़े होना है, तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। हुँ।
यूँ तो मैं सब चीज़ करती हूँ कि मंच देती हूँ, अगर कोई कार्यक्रम कर रही हूँ तो मंच पे बिठाती हूँ, किसी को ऐतराज़ हो जाओ, मत आओ मेरे कार्यक्रम में। इनसे रिलेटेड ही होता है मेरा सब। तो अपने यहाँ शादी-ब्याह में बुलाती हूँ। उनको जबरन कहती हूँ कि छोटा बच्चा है तुम्हारा, वो दीदी डेट ऑफ बर्थ, वो भी मैंने निकाला, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बच्चा इधर पैदा हो सूचना दो, तुरंत जन्म पंजीकरण कराते हैं उनके बच्चों का। चलो जन्मदिन मनाएँगे, तो सब मिलके मनाएँगे एक साथ, उनका मिलना-जुलना आपस में नहीं होता, बिज़नेस राइवलरी है, तो अभी उस बहाने मिलती हैं और मैं अपने यहाँ सबको बुलाती हूँ। मेरे दीदी कोई पहचान लेगा, अरे पहचान लेगा तो मुझे कहेगा ना, तुमसे थोड़ी कह रहा है, चलो आओ। तो ये भी नहीं है। लेकिन अभी बच्चे जैसे उस बेटी ने ये किया कि जो उसकी माँ थी, उसको महाराष्ट्र से कोई भगा लाया था शादी में। अच्छा, ओके। और फिर जब ये प्रेग्नेंट हुई तो उसको छोड़ के वहाँ बेच के चला गया। ओह! शिट! ये ज़िंदगी, और मैंने उसके वो हाई स्कूल पढ़ी हुई थी, मैंने बहुत कोशिश की, इसको आंगनवाड़ी जैसी कोई चीज़ दिलाई जाए, लेकिन जैसे ये बात आती थी वहाँ एड्रेस लिखते ही चौकन्ने हो जाते हैं लोग, तो नहीं हो पाया। अ, ऐसे तो हम लोगों के राशन कार्ड, अब तो वोटर कार्ड भी हैं, सब चीज़ है। मगर वो जगह नहीं कर पाए जो उसके लिए मैं चाह रही थी कि ये निकल जाए। अब देखिए वो बेटी हुई उसकी, फिर वो पढ़ाई, और कब वो सब बच्ची उसको सब बताते हैं। मैंने कहा देखो महाराष्ट्र की तुम्हारी माँ, उसने ये किया, ये हुआ, ये हुआ। तो कब उसने महाराष्ट्र कैडर भरा अपने लिए ये बैंक का फॉर्म, और कब सीएसबी किया उसने और बीकॉम भी किया, कब भरा मुझे नहीं पता लगा। बस ये तो कहती रही कि ये वो बड़ी माँ बुलाती, बड़ी माँ मैं बैंक की तैयारी कर रही हूँ। ये अच्छी बात है, चलो करो। तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि जब इनका बच्चा कहेगा कि माँ निकल जाओ यहाँ से, चलो, उससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। हमें भरोसा करने में, हम पे, हमारे साथ निकलने में उनके लिए हो सकता है अभी भी सवाल हो, पर अपने बच्चे के लिए नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने उन बच्चों को लगातार अपने, उन्होंने कह दिया हम नहीं देंगे ₹1, हमारे पास है ही नहीं। ना तो मेरा बेटा कहता मम्मी सोने का कटोरा बनवा के दूँगा, तुम उसमें भीख माँगोगी। और मैं माँगती हूँ मैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो फिर भी माँग लूँ, यार मेरे एक बच्चे की फीस नहीं जमा हुई, तुम कर दो। तो ये कोई बड़ी बात मेरे लिए है नहीं, ना मुझे शर्म आती इससे। तो वो बच्ची ने जिस दिन क्लियर किया और उसके बाद वो आई, मैंने कहा बड़ी माँ मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और माँ को लेके जा रही हूँ। तो कहाँ लेके जा रही हूँ? महाराष्ट्र। अच्छा। तुमको महाराष्ट्र क्यों? अरे मैंने वहीं का ही तो भरा था। हाँ, आपने तो कहा कि अपनी माँ को एक घर देना है तुझे। तो पता है मैं नाना-नानी के घर में रह रही हूँ अच्छा। और अब मम्मी को वहाँ मिलवाऊँगी। तो मैंने कहा मम्मी के बारे में क्या बताया? कि मैंने बता दिया कि मेरे पापा की डेथ हो गई और मम्मी घरों में बर्तन माँजती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं। अच्छा। स्टेशन पे हम लोग बहुत रोए सब। मैं वो गई। इसने कहा कि मैं शादी भी कर रही हूँ। अच्छा, वो भी बैंक में है। वाह! हाँ, पाओगी ना? तो मैं पिछले मार्च में गई, 1 साल हो गया उसकी शादी। अच्छा। मार्च में भी गई, शादी में उसके। तो ये एक ऐसा रास्ता, अभी तो बहुत बच्चे हमारे दूसरे बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम कम हुई है। ये जो अभी 2 बहन-भाई दुबई में हैं, एमसीए करके गए यहाँ से, और वो भी 2 बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं। स्कूल भी हमारे साथ बहुत रियायत करते हैं, अच्छे बड़े स्कूल्स हैं, कि जो किसी से 15-20 हज़ार रुपए महीना ले रहे हैं, तो हमसे मात्र 7,000 रुपए ले रहे हैं। तो कुछ मुश्किलें आसान होना शुरू हो गई थी धीरे-धीरे, और अभी तो स्थितियाँ बहुत परिवर्तित है हमारे यहाँ की, तो सब बच्चे पढ़ रहे हैं। खुद से भी कहती हैं कि आ जाओ दीदी इसका एडमिशन करा दो। चलिए, बहुत हाँ, अच्छी बात है कि इसलिए नहीं। उन बच्चों के बारे में कोई तो सोच नहीं, एक ज़माना तो ये था कि लड़कियाँ हैं तो धंधे में आएँगी, लड़कियाँ तो दलाल बन के रह जाएँगे। ओहो! बस इतना भर था। बट तब में और अब में उन लोगों की मानसिकता चेंज हुई है? वो है कौन? हुँ। सवाल तो ये होता है ना, कौन है वो? वहाँ की रहने वाली थोड़ी है। कब हुँ। कौन किसको प्यार में फँसा के लाके बेच गया, कौन शादी के नाम पे लाके बेच गया, कौन जॉब के नाम पे कि घरेलू कामकाज दिलवाएँगे, उनके नाम पे लाके बेच गया। तो कैसे? और देखिए इनके स्टेक होल्डर्स बहुत लोग हैं। ऐसे लोग हैं कि जैसे मैं एक छोटी-सी बताऊँ, मेरे शहर की बच्ची हुँ। और माँ-बाप नहीं थे, तो भाई-भाभी ने कहा हमारे बस की नहीं तुझे पालना। जा तो 15 साल की लड़की, कहीं भी जा, कहीं चली जा। रात को निकाल दिया उसे, हुँ। ऐसे शाम के धुंधलके से में, उन्हें कपड़े भरे निकल गई वो। तो बाहर जाके उसने रिक्शे वाले से किसी से कहा कि भैया मुझे मैं कोई ऐसी धर्मशाला बता दो जहाँ मैं रात काट लूँ। सुबह तो मैं अपने मौसी के यहाँ चली जाऊँगी। अभी अच्छा। मुझे बता दो। रिक्शे वाले ने लाके कबाड़ी बाज़ार में छोड़ दिया।
कि किसी भी कमरे पे चली जाओ, ऐसे बोलते किसी भी चली जाओगी और उन्हें कहना कि वो छोड़ के गया, नाम बताया अपना कि ये छोड़ के गया है, तो कोई तुम्हें कुछ पूछेगा नहीं तुमसे कोई सवाल, और सुबह चली जाना अपनी मौसी की। लेकिन जैसे ही उसने मुहाने पे छोड़ा, मतलब मेन एंट्री पे, तो अच्छे लोग भी हैं और मेरे भी स्टेक होल्डर, जो मेरे भी इन्फॉर्मर हैं, जी। जो मुझे सूचना देते हैं। अगर उनसे पैसा लेते हैं तो सूचना मुझे भी देते हैं। पास में एक दुकान थी, उस दुकान वाले ने उसको बोलते आ जाओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा मौसी की। और मुझे तुरंत फोन करा कि दीदी मैं ज्यादा देर नहीं रोक सकता इसको, क्योंकि अब तक सूचना उसने पहुंचा दी रिक्शे वाले ने कहीं ना कहीं। आप आओ इसे बहुत जल्दी ले जाओ। मैं पहुंची, वहाँ बच्ची बैठी थी थैला लिए हुए, क्यों इनका बेटा क्या कि ये हुआ। मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ कि मुकदमा लिखाऊं, लेकिन फिर मैंने लिखाया जम के, उसके भाई को बुलाया, भाभी बुलाया। मैंने कहा देखो ये इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से तो इन्होंने बेचा, ये तो कैसे है ना। हाँ। ये सनी, और ये तो समय रहते बच गई। हाँ। और इनकी मेहरबानी से बच गई जिसने भी ये किया है, मुझे सूचना दी, नहीं तो ये तो अब कब कभी गई होती वहां। बिल्कुल। तो ये उनके वो है कौन, अब वो उसके पास क्या मंशा, मान लो वहां चली गई और वहां धरने में लगी, ये तो पता है मेरा घर यही है, मगर वो कहाँ चली जाए। तो सोच और मानसिकता की तो कोई बात ही नहीं है, उनका तो सब शून्य होता है, कुछ नहीं उनके पास। उन्हें केवल ये देखना, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर जीने में आहट हुई तो एक जीने से दो कनेक्ट होते हैं, उधर एक इधर, दो कमरे, दोनों तरफ की लड़कियां, उस इतना सा जो दरवाजा है और छोटा पुरानी बिल्डिंग्स है, तो उस पे ऐसे हो जाती हैं गिरने को कि कस्टमर को कौन अपने पास पहले ले जाए, मैं या मैं। अच्छा। ऐसा ना हो कि आज मेरी शायद कम रह जाए, आज मेरी कम हो जाए कस्टमर, आज मुझे शाम को रोटी भी ना मिले। तो सोच के भी रूह कांपती है कि मैं कभी बैठी हूँ और वो लड़कियां भाग के जाएं, इग्नोर करके सारी चीजें, और वहां भाग के जाएं कि हम कस्टमर के साथ आज हम या। और ये सब वो इसलिए करते हैं कि उनको खाना-पीना मिल जाए, रहना-खाना सब कुछ। हर चीज का उन्हें पैसा देना है ना, पुलिस वालों के पैसे देने हैं, जब भी उनसे उनके पैसे देने हैं, जितने में वो बिकी हैं वो पैसा उन्हें उतारना है, वो भी कटता है। तो वो उनके हाथ में थोड़ी पैसा आता, पैसा तो मालिक नहीं लेती है, वो तो केवल एक मशीन है जो चल रही है लगातार। बस बस ये बहुत मुश्किल स्टेटमेंट है। मैम यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे कितने सारे लोगों के साथ वो इन्वॉल्व होते हैं, तो बीमारी, प्रेगनेंसी, कितनी सारी नहीं, प्रेगनेंसी का तो नहीं है। प्रेगनेंसी तो वो है कि जिसको उनका मन कहे कि भाई उसके साथ उनकी थोड़ी ज्यादा अटैचमेंट हो गया, उसका बच्चा पैदा कर ले। पहली बार तो जबरदस्ती होता है कि भाई जब बच्चा होना ही होना है, क्योंकि बच्चा होगा तभी रुकेगी माँ। ओह अच्छा। माँ तो वहाँ है, कैसे जाएगी। पहली बार तो कोई रोक टोक नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं लेने देते। जो कस्टमर इस बात को तैयार होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन नहीं चाहिए कि नहीं लड़की जाओ बिना प्रोटेक्शन के जाओ, प्रेग्नेंट हो जाए तो उसके बाद में अगली बार फिर आप प्रोटेक्शन रखो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। बाकी वो फिर चाहे तो किसी और से हो तो दूसरा बच्चा पैदा कर ले, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। अच्छा, ओके। तो अगर जैसे हम बात करें तो वो खुद से भाग सकते हैं, वहां से निकल सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। कितना सा जीना है, मैं क्या बताऊं, बरसों बरस देखते हुए हो गए कि उनकी ईंटें घिस गई, बीच से वो ईंटें घिस गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने हजार लोग वहां गए होंगे और कितने वापस आए होंगे। मतलब चढ़ने के लिए आदमी दोनों तरफ एक रस्सी बंधी हुई है, उसको पकड़ के न चढ़े तो आदमी फिसलता चला जाएगा नीचे। और इतना छोटा होता है कि एक ऊपर से उतर रहा हो तो दूसरे को जगह देनी पड़ेगी पहले नीचे उतर के, तो वो निकल सकते हैं। और ये कितना बड़ा एरिया होता है मैम? बस जैसे आप कहिए, और थोड़ा सा जरा सा ज्यादा, नीचे जितनी दुकान है, दुकान के ऊपर वो है, उसी में आगे वो बैठने का है उनका, बैठ जाएंगी। वहीं एक चबूतरा है जिसपे उन्हें खाना भी खाना, नहाना भी वहीं है खुले में। वहीं कोई कस्टमर आएगा तो सब कुछ फेंक के जाएगा। और ये जैसे पर्दा डाल के 3 केबिन बना दी इतने गंदे से। मैम मैं जानना चाहती हूँ, जब कोई लड़की वहां से निकलती है उसके बाद उनकी जिंदगी कैसे होती है और वो कैसे एक्सेप्ट करती हैं अपनी लाइफ को? नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि निकलती है, निकलने का सीधा ही एसटीओ है सब जगह, थाने में देते हैं और लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। उसके बाद नारी निकेतन जाती है, और नारी निकेतन से पहचान तो देखिए नहीं बताई जाती, मगर जब जिले का मुखिया पिता बन के उनका कन्यादान करता है तो उनकी सुरक्षा के तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। अच्छा। क्योंकि सरकारी जो शादियां होती हैं उन्हीं में उनकी भी शादी की जाती है।
और वो अपना घर बसाती हैं। लेकिन जिनका हमने भी किया है, उनका तो हम फ़ॉलो अप करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैंने उनको कहीं बहुत बड़े-बड़े घरों में ब्याह दिया। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई पंचर की दुकान पे वो कर रहा है, कुछ फल बेच रहा है। लेकिन सुखी हैं और फ़ॉलो अप हम करते हैं और यहाँ तक है ये मेरा रिवार्ड होता है कि अभी किसी ने मुझे आके कहा 2-3 महीने पहले कि बहन जी आपने हमारे यहाँ एक शादी करवाई थी। ऐसी किसी लड़की से मेरे लड़के की भी करा देना। अब सोचिए कि मेरे लिए कितना बड़ा रिवार्ड था, वो आसामी लड़की थी जो हमने निकाली थी, भाषा भी नहीं जानती थी और उनका कहना ये था कि अब ये सब काम करती है। मतलब ये जानवरों को चारा करना, लाना, अपने सास-ससुर की सेवा और हँसती रहती है। हँसती बहुत थी वो, तब भी बहुत ही हँसती थी वो। पता ही नहीं उसको दुःख का पता नहीं था या उसकी आदत में शुमार था, जब भी हँसती रहती है और घूँघट निकालना सीखा है, तो घूँघट निकाल के सब काम करती रहती है। मेरे लिए बड़ा रिवार्ड था ये, मेरी कोई बच्ची और सुखी है अपने घर में। जी, नहीं ये बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसा केस मैम जो आपको लगा हो कि यार ये बहुत बहुत ही अजीब केस था और आपको मतलब जिसे कहते हैं ना कि रातों की नींद उड़ा दी, उस केस को लेके आज भी आपके मन में कशिश है? देखिए, मैं एक लड़की मैंने देखी नहीं कभी और अचानक मुझे एक दिन मालकिन का फ़ोन आता है कि दीदी यहाँ आ जाओ और बड़ा काफ़ी शहर से दूर था वो जगह। मैंने कहा वहाँ क्यों? ट्रैप भी हो सकता है, मैं ये भी सोचती हूँ। मैंने कहा वहाँ क्यों? तो रो रही थी, मुझे ऐसा लगा। मैंने कहा क्यों? दीदी आ जाओ, आप मुझे भरोसा करो। कहते तो कभी बात भी नहीं करती हमसे। बोले आ जा जाओ। फँसी? मैंने पूछा फँसी ना कहीं? कहीं बुला रही है? बोले ऐसे ही समझ लो, पर आ जाओ। फिर मेरे साथियों ने मना किया कि मत जाओ दीदी, ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्या पता। मैंने कहा अच्छा तुम लोग अलग-अलग हो जाओ और मैं जा रही हूँ। वहाँ गई तो कोई ऐसी झोला-छाप सी डॉक्टर थी, उसका एक छोटा-सा कस्बा था और उसमें ही उसने मुझे बुलाया, मैं गई, खैर वो मुझे मिल गई वहीं। अ, अब मैंने देखा एक बच्ची ऐसे चिल्ला रही, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे आज भी वो चीखें याद आती हैं, तो मेरे रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं। कौन है ये? उसने नीचे सिर झुका लिया। वो जो डॉक्टर थी वो चिल्लाने लगी, बोली आप क्या पूछ रही हैं? कि कौन है ये? ये पूछो ये इसको हुआ क्या है? तो मैंने कहा ये बता दो क्या हुआ है इसे? बोली ये कह रही है कि मेरी लड़की है ये, कोई अपनी लड़की के साथ ऐसे कर सकता है? मैंने कहा सुनो, जहाँ से ये है वहाँ हर लड़की को ये यही कहती है मेरी लड़की। बेटी नहीं कह रही है, मेरी लड़की है ये। क्या हुआ ये? उन्होंने मुझे सीधा सा एक सवाल पूछा कि आपने कभी चूने को भूनते हुए देखा है? हाँ, मैंने कहा पहले तो भई घरों में जो व्हाइट वॉशिंग होती थी, तो चूने से ही होती थी। तो पहले दिन भिगोते थे, इतनी तेज़-तेज़ आँच निकलती थी, उबलता था बिल्कुल पानी। तो और हिदायत होती थी पास मत जाना, छींटा पड़ जाएगा। इसके इंटरनल पार्ट्स में डाला गया है। ओह माय गॉड! और सब अंदर बस्ट हो चुका है। अंदर के जो भी जितने इसके हार्मोन्स थे, जो इसके अवयव थे वहाँ सब खत्म हो चुके हैं और अभी कोई बल्कि मेहमान है। ये जल रही है धीरे-धीरे अंदर से, सब चीज़ें और अचानक उसका सब चीखना बंद हो गया। वो पहला मौका था कि मैंने पता नहीं उस औरत को कितने थप्पड़ मारे होंगे। पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? और वैसे शांत हो गई थी। क्योंकि वो अभी आई थी लड़की, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे उसे और वो शायद तैयार नहीं थी। इनके किसी जो मुस्टंडे वाले होते हैं उसमें उसके इंटरनल पार्ट्स में चूना डाला ओह माय गॉड! और वो नहीं रही। और कितने साल की थी वो बच्ची? ऐसी 16-17 साल की थी, दुबली-पतली सी, सांवली सी लड़की थी। मतलब मुझे तो उस वक़्त ऐसी दिखाई दी सांवली सी। पता नहीं कभी ठीक रही हो तो, पता नहीं। और वो मर गई। ये देखते-देखते। मैं उसे कभी नहीं भूली, कभी मुझे ये चित्त से नहीं उतरा कि हद से ज़्यादा मैंने उस औरत से नफ़रत की, पर फिर नफ़रत भी नहीं हुई। जब वो हाथ जोड़ के खड़ी रही, दीदी मुझे नहीं पता कब हो गया। क्योंकि वो कर रही हैं जो उनके साथ कभी हुआ। जो दुनिया ने उनके साथ किया उसी का तो बदला देंगी, टिट फॉर टैट है ये तो दुनिया। जो आप बिल्कुल। उनके साथ कर रहे हैं, वो आपके साथ कर रही हैं। और वो कौन थी लड़की? पता नहीं, ऐसे नहीं बताती कहाँ से आई, जो मुझे पता लग जाए निकाल दूँ उसका पता लगता है। कहाँ से लाया, कौन लाया? कहते कि दीदी मुझे नहीं पता। मार दो जान से क्या कर लोगे?
नहीं बता रहे। पर मैम जैसे मैं यही जानना चाह रही थी कि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि हम लोग मतलब अपनी इंसानियत खोते जा रहे हैं, ऐसे केसेस को देखकर। नहीं, वहाँ कौन इंसान समझ के जाता है? उनको कोई हम ह्यूमन बीइंग नहीं समझते उन्हें, कहाँ समझते हैं? अगर समझते हैं तो क्या कोई ऐसा आदमी कि जो जिसके बस की शायद सेक्स करना भी नहीं है, क्या सोच के वहाँ जाता है? उनकी चीखें सुनने, अल्टीमेट प्लेज़र वहाँ महसूस करने कि वो पैर का बढ़ा हुआ नाखून है और उस अंगूठे से को इंटरनल पार्ट्स में डाले और वो सेक्स का आनंद ले। हुँ। कहाँ है ह्यूमैनिटी? कौन है जो उनकी चीखों को सुनता है? कोई नहीं सुनता। अगर मैं वहाँ बैठी हूँ और मुझे किसी लड़की की चीख आ रही है सुनाई, तो मैं उससे कह रही हूँ बाहर निकाल ना, लड़की क्यों चीख रही है इतना? उसे बाहर निकाल। या फिर मैं पर्दा हटा दूँगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। ये दीदी नहीं, वो कस्टमर बाहर फेंक देगा फिर कि ये तो ठंडी है, अगर ये चीखेगी नहीं। मैंने कहा ये वो चीख नहीं है इसकी, इसे बाहर निकालो। लड़की बाहर निकलती है नन्ही-सी मासूम-सी बच्ची, इतना एक शॉर्ट्स पहना हुआ इतना सही है और पैरों तक लहू बह रहा है। ये क्या है? तो उसने कहा ये अंकल ने अंगूठा मेरे पार्ट में डाला। और हुँ। नाखून बढ़ रहे गंदा-सा और इतनी कुत्सित हँसी हँस रहा था वो उस समय आदमी कि मन कर रहा है इसको इतने थप्पड़ मारूँ पर मेरा ज़मीर नहीं कहता था कि ये मेरे से पिता के समान है, बड़ा है, निकल जा यहाँ से। बस मैंने कहा तू चला जा यहाँ से, मैं तुझे कुछ नहीं कहना चाहती। सोचिए, इंसान हम मतलब इंसान हमको हम कब समझते हैं? इंसान तो उनको पुलिस नहीं समझती, प्रशासन नहीं समझता। एक मैं बड़ी छोटी-सी घटना बताऊँगी जी। कि कुछ घटना हो गई। ऐसा हो गया कि किसी लड़की को कोई इस कदर मार के गया, इस कदर पीटा कि वो मतलब उसके होंठ-वोंठ फट गए, कान फट गया उसका, कान बिल्कुल लगभग अलग हो रहा था। क्या किया उसने दाँत से काटा है, क्या किया? एक उँगली टूट गई, मतलब बहुत मारा उसने अंदर। तो मैंने कहा भई मुझसे मत कहो मारा है, जाओ पुलिस के पास जाओ। उसने दीदी हमारी कोई नहीं सुना। मैंने कहा एसपी के पास जाओ, मुझे नहीं मालूम, आप हमारे साथ चलो। मैंने कहा तुम आगे जाओ, मैं खड़ी रहूँगी, अगर तुम्हारी नहीं सुनेगा तब मैं अंदर आऊँगी, जाओ। 5-6 बड़ी उम्र की औरतों को मैंने भेजा। तो गईं, खड़ी रहीं, बार-बार वो झाँकें, क्या है? पहचान रहा है वो भी। वो भी पहचान रहा है कि ये कौन है। हुँ। तो बैठो अभी सुनूँगा तुम्हारी। क्या सुननी है तुम्हारी? हुँ। पहले से ही उसको फटकार रहा है। मैंने कहा तुम जब उनको दीदी डाँट रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने कहा चुपचाप जाके खड़ी हो जाओ, अंदर ही खड़ी हो जाओ, कि हम भी सुनाएँगे जब और लोग जा रहे हैं तुम्हारे पास क्यों नहीं सुन रहे? खड़े हो जाओ, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे पास। देखो मैंने कहा तुम्हें क्या कहता है जिसका मैंने कहा अगर मैं तमाशा ना निकाल दूँ, तुम मुझे कहती ना। वो जा खड़ी बोली, तुम्हें किसने कहा? कैसे आई यहाँ? पीछे से मैं आ गई। मैं ओह! तो जी आप लेके आई हैं इनको? मैंने कहा मैं नहीं लेके आई इन्हें। मैंने तो अचानक देखा इन्हें। इनकी परेशानी सुन लो, क्या कह रही हैं। हुँ। अरे ये मालूम बदतमीज़ हूँ मैं भई, कुछ भी बक दूँगी, कुछ कर दूँगी, मिट्टी खराब हो जाएगी। अरे अरे नहीं, मैं सोच रहा था अकेले में इनकी मैंने कहा नहीं अकेले में सुनने की ज़रूरत ना, मैं तो यहीं खड़ी हूँ, सुन लो, हुँ। क्या कह रही हैं। उन्होंने बताया साहब मैं लड़की को ऐसे-ऐसे मार के अरे तो बुलाओगी ऐसे आदमियों को, तो मारेंगे ऐसे आदमियों को पहले से ही भगा दिया करो। मैंने कहा ये एक्सक्यूज़ है क्या? अब वो लड़की इतनी बुरी तरह से मरी नीचे पड़ी है, वो अधमरी हो रही है, हैं? और मैंने कहा सुनो, सारे फ़ोटो कराती हूँ मीडिया से अभी तक तो मैंने ढक के उसको गाड़ी में बिठा रखा है। अब मैं कराती हूँ, मैंने कहा किस हालत में है और पुलिस किस तरह से जख्मी कटा रही है। बोले आप थाने क्यों नहीं गई? मैंने कहा नहीं सुन रहा वहाँ कोई, तभी तो तुम्हारे पास आए हैं। हुँ। सोचो मुकदमे का आश्वासन दिया, चले आए वहाँ से और थाने ने एक सामान्य धारा में 151 चालान करके उसको लड़के उस आदमी को जेल भेज दिया। अगले दिन ज़बान पे के बाहर आ गया। अरे! उनका कोई नहीं है। उन्हें नाम ह्यूमन बीइंग मानते हैं। सरकार के एजेंडे में नहीं, अगर सरकार के एजेंडे में हो तो प्रशासन अपने आप करेगा उनके लिए कुछ ना कुछ हुँ। तो करेगा। आईटीबी एक्ट है, एक्ट के अकॉर्डिंग कोई चलता नहीं है, कोई पूछता नहीं है उन्हें। उसमें रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है, जी। कोई रिहैबिलिटेशन रेस्क्यू ऑफिसर अपॉइंट होता है हर उस शहर में जहाँ पे रेड लाइट एरिया आइडेंटिफाइड हो, स्पेशली। हुँ। तुम सरकार के दामाद बन के खा रहे हो पैसा, तनख्वाह खा रहे हो। एक दिन मैंने नहीं देखा अपने 33 साल के कार्यकाल में किसी जी। रेस्क्यू ऑफिसर को किसी उसमें शामिल होते हुए नहीं देखा रेस्क्यू ऑपरेशन में, हुँ। कतई भी। और सड़ रहा है। हुँ। आज रिटायर हुआ है एक तो दूसरा भी है, क्या होगा मुझे नहीं पता। कोई कुछ बता रहा था उसके बारे में, कुछ बुरा हुआ। वो इतना ऐसे ही हाथ-पैर हो रहे हैं, मुँह से राल जाती रहती है, पैर चल नहीं सकता। ऐसे ही कोई उठा दे तो टॉयलेट जाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। ये सड़ रहे हैं ऐसे लोग। बिल्कुल। मैंने पर अपनी आँखों के आगे से देखे, पत्नी को बेच जाता, तो अभी मैं तारीख पे गई थी, तो उसने कहा बहन जी अब तो उसे माफ़ कर दो। अब तो वो खाट में सड़ रहा है। हुँ। मैंने कहा मैं कौन माफ़ करने वाली हूँ, ऊपर वाले ने नहीं किया उसे, बिल्कुल। मैं कौन हूँ? हुँ। तो फिर भी लोग नहीं बाज़ आते हैं। अरे उन्हें कम से कम तुम
मतलब ठीक है, तुम उन्हें क्या कह रहे हो, मगर इंसान तो मानो। बिल्कुल। उनका जो वजूद है ना, वहाँ ना रोटी के लिए है कोई जद्दोजहद, ना वहाँ किसी और चीज के लिए है। दुनिया के लिए कोई दुनिया के सुख उनके जिंदगी में नहीं है। बस किसी तरह पेट भर रहे हैं और कस्टमर को एंटरटेन कर रहे हैं, दूसरे लोगों के घर भर रहे हैं, दूसरे लोगों की बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, उनके बिजनेस चल रहे हैं, और वो केवल वहीं के वहीं है। उनका कहीं कुछ नहीं है। किसी के पास कोई घर है नहीं है, मालकिन के हैं, अच्छे भले हैं, पॉश एरियाज में जहाँ उन्हें कोई जानता भी नहीं कौन है, और उन लड़कियों के पास कुछ नहीं है। 25 से 30 के बाद उनका करियर खत्म है। फिर भी या वो भी मालकिन बन जाए, या वो ट्रैफिकर बन जाए, लड़कियां फंसा के लाने लगे, या वो भीख मांगने लगे। क्या है उनके पास? बिल्कुल। कुछ नहीं। और उससे बुरा ये है कि उनके बारे में तथाकथित समाज सेवी, पुलिसकर्मी, प्रशासन के बड़े लोग, नेता सुनना भी नहीं चाहते कि वो क्या करना चाहते हैं, उनकी इच्छा बिल्कुल। क्या है। बट कोई मैम वोट के टाइम पे तो उनकी वोटिंग वैलिड होती है। अभी तो हम कर देते हैं कि भैया कृपया यहाँ वोट के लिए संपर्क ना करें, तो हाँ। दोनों तरफ बैनर लगवा देते हैं, मत दो वोट। तो तुम बहन जी हो जाती हो, हमारे हाथ जोड़ते हैं, बिल्कुल। नहीं देती वो वोट, वो जाती ही नहीं है, छोड़ दिया उन्होंने, क्यों जाए। मैंने कहा तुम एक और निर्विश्वास को खड़ा कर देती हो वोट देख के, मत जाओ। बिल्कुल। तुम्हारी कोई नगर निगम नहीं सुनता, तुम पार्षद बनाती हो, तुम्हारी कोई एमएलए नहीं सुनता, कोई एमपी नहीं सुनता, तुम शहर के उसको देती हो, तो क्या है तुम्हारे लिए, कौन सी योजना तुम्हारे पास। जब हम एक्ट के अनुसार उन्हें वर्कर मान रहे हैं, कह रहे हैं सेक्स वर्कर, जी। अब मैसन वर्कर मान रहे हैं, जितने भी यही वर्कर है ना, आप उनको सारे हकूक दे रहे हैं। उनकी बेटियों के लिए कन्या धन है, कन्या विद्या धन है, विवाह योजना है, सामूहिक विवाह योजना, उनके लिए कहाँ है वो। उनको भी वर्कर के हकूक दो ना, उनके भी बनाओ ना कार्ड। बिल्कुल। जो उनके कार्ड्स बन रहे हैं और उनके वर्कर के कार्ड बन रहे हैं, मजदूर कार्ड बन रहा है, जॉब कार्ड बन रहा है, उनके बनवाओ। हमने बहुत कोशिश की, नहीं बने, अच्छा। क्योंकि काम तो दिखाना पड़ेगा हमें, क्या काम दिखाएं, तो नहीं। जब हम बताते हैं सेक्स वर्कर है, उस एक्ट के तहत बनाओ ना। मेरी तो जिद है, मैं क्यों कहूँ कि ये मजदूर हैं, नहीं है वो मजदूर, वो सेक्स वर्कर है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग बनाओ। बिल्कुल। एक्ट भी तो उनको कह रहा है, आप मान्यता तो दे रहे हैं ना कि हैं ये सेक्स वर्कर। अभी शायद माननीय हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया, मैं स्वागत करती हूँ ऐसे आदेश का। उन्होंने कहा है कि कोई भी महिला जो वयस्क है, अपनी मर्जी से अगर ये सब कर रही है, तो फिर आप पुलिस उसको परेशान नहीं करेगी। वो निकलना चाहती है, हाथ पकड़ के निकाल दो, लेकिन अगर वो वहां भी है, किसी कोठे में बैठी है, तब भी आप उसको परेशान नहीं करेंगे, जाके उसे गाली गलौज नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी तो डिग्निटी भी नहीं है ना। बिल्कुल। आप तो उसका भी पालन नहीं करते, तू करके, बदतमीजी करके, और मुफ्त में सेक्स की भूख भी मिटानी है, पैसा भी छीनना है, शराब भी मांगनी है, और आप उनके रखवाले हैं, बिल्कुल। तो नहीं है। अभी जैसे देखिए, हम उस जगह जा रहे हैं, हम बारूद के ढेर पे खड़े हैं, जी। एक कोई बच्ची है, हम्म। कुछ लोगों ने उसका पॉडकास्ट भी किया, उसके बाद मुझे भी अप्रोच किया, मैंने कहा भाई हम तो नहीं आ सकते उस पॉडकास्ट, मैं उस आदमी के यहाँ चली जाऊंगी, उस बच्चे के यहाँ चली जाऊंगी जिसका एक भी ना हो फॉलोवर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पूछती भी नहीं किसी से तुम्हारे कितने हैं, हाँ। मुझे इससे मतलब नहीं है, बिल्कुल। मेरी वजह से तुम्हारे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरा आशीर्वाद समझ के रखो। वो कहती है, हैशटैग चलाती है, आई एम प्राउड रंडी। ओह। अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं शायद, मैंने मुझे देखिए नॉलेज नहीं है। और उसे हजारों हजार लड़कियां फॉलो कर रही हैं, जानती नहीं रंडी होना क्या होता है। बिल्कुल। आओ देखो, मैं दिखाती हूँ, खुला चैलेंज करती हूँ कि जब किसी के इंटरनल पार्ट्स में चूने डाल दीजिए, जब मिर्च डाल के इंटरनल पार्ट्स में, और दूसरा आदमी उसके साथ एक इंस्टेंट सेक्स करे, इसको कितनी पीड़ा पहुंचाई जा सकती है, वो रंडी होना होता है। देखो तो आगे, और कुछ नहीं। देखिए मामूली से एक यूट्यूबर कोई जरा सी कुछ छोटी सी भी बात कर दे, भी हमारे यहाँ की शादाब ज़काती हैं, और मतलब इन्फ्लुएंसर हैं, और बहुत लोग उन्हें फॉलो बढ़िया करते हैं, गांव देहात के आदमी हैं। उन्होंने अपनी बेटी और बीवी के साथ बनाया कि बेटी को पैसे देने थे वापस, बोले अरे ये तो बड़ी सुंदर लड़की है, इसकी तो माँ भी सुंदर होगी, मैं जरा वहीं दे के आता हूँ पैसे, बस इतनी भर बात, इतनी भर के लिए मुकदमा कर दिया उस पर। क्या आपने अश्लीलता फैलाई, ये अश्लीलता थी। वो बार बार गुहाई कर, मेरे बीवी है मेरे, और एक लड़की सरेआम कह रही है मैं एक रंडी हूँ, मुझे गर्व है, तो कुछ नहीं कह रहे, कोई नहीं खड़ा हो रहा कि भी इस पे मुकदमा लिखाया जाए। बिल्कुल। मुझे नहीं समझ में आ रहा
हम कहाँ पहुंच गए, ओटीटी ने हमें कहाँ पहुंचा दिया। सोशल मीडिया की अच्छी बातें हम नहीं कर रहे हैं, बुरी कर रहे हैं। अभी आज मैं पढ़ रही थी अभी अखबार में रास्ते में कि अगले 5 साल, मस्क कहते हैं अगले 5 साल में एआई इंसान को फील कर देगा। हाँ, बिल्कुल। कर रहा है। आप लोगों के आप अच्छे से अपने फोटो लगा के आज खुश हो रहे हैं, कल आपको पता लगेगा कि जब आपके और तरह के फोटोज भी आएंगे एआई से, जब आपकी एआई से और दूसरी चीजें भी अरे अच्छी चीजें लो ना एआई की भी, खाली सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करोगे एआई डेंजरस भी बहुत। डेंजरस भी हो जाए। तो बचपन की बात याद आती है कि हमें हाई स्कूल में पढ़ा विज्ञान वरदान या अभिशाप। वरदान तुम्हारे हाथ में है और अभिशाप वो खुद बन जाता है, बिल्कुल। करनी चाहोगे। तो अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है, ऐसे कगार पर खड़े जो बारूद के ढेर पर खड़ा होता है आदमी, बिल्कुल। इस फोटो की स्थिति पे जब लड़कियां कहने लगी कि हम, या फिर एस्कॉर्ट सर्विसेज। अभी मुझे एक इतना खराब हुआ है अनुभव, 2 दिन पहले एक लड़की मुझे फोन करती है, बहुत रोई। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरी 28 साल की उम्र है, मेरा 1.5 महीने का बच्चा है और 3 साल की बेटी है। फिर दिक्कत क्या है, पति खराब है, मारते पीटते? बोले ना। मैं कहा फिर कि मुझे मजबूर किया जाता है कि जो काम वो लोग करते हैं वही मैं करूं। बहुत मैंने उसे जब बहुत ज्यादा उसे दबाव दिया तो उसने कहा कि यहाँ पूरा ये एक धार्मिक स्थान है और यहाँ पे ये एस्कॉर्ट सर्विसेज चल रही हैं। धार्मिक स्थान पे और हर घर में है, जो इस रोड पे पड़ता है हर घर में है। तो ये जिंदगी तो उस जिंदगी से भी बदतर हो। ये है बुरी औरतें, ये मैं कह रही, ये है बुरी औरतें जो समाज में केस फैला रही, समाज में गंदगी फैला रही है। वो एक जगह बैठी है, वो कहीं नहीं जा रही है आपको कुछ भी कहने, आपके घरों से निकाल के ला रहे हैं, आप घरों से निकाल रहे हैं, आप धार्मिक स्थानों को खराब कर रहे हैं। आप, मैं नाम नहीं लेती क्योंकि एक जगह का नाम लिया तो उन लोगों को इतना एतराज हो गया, इतना एतराज हो गया, हम आप पे मुकदमा लिखाएंगे, हम आप पे ये करेंगे। अरे मैंने कहा जमीन में जाओ भाई, सॉरी, तुम अगर ऐसे ही खुश हो तो ऐसी से ही। बिल्कुल। तो लेकिन मैं आपको लिंक दे जाऊंगी, आप भी खोजेंगे तो आपको यूट्यूब पे उसकी सब सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं उस बच्ची को कैसे न्याय दिलाऊं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा बेटा घर छोड़ दो, चली जाओ कहीं, और नहीं जा सकती, जाने भी नहीं देंगे। 2 बच्चे लेके कहाँ जाऊं, सोच के देखिए तो किस जगह जी रहे हैं। इसका मतलब जो वहां जाने वाले धार्मिक यात्री भी हैं उनको पता है, तभी तो फल फूल रहा होगा। पर वो तो फिर मैम धार्मिक रह ही नहीं गया ना, तो धर्म के नाम पे। तो धर्म, देखिए मैं बड़ा साफ कहती हूँ, मेरी बात बुरी लगती है लोगों को, धर्म है कहाँ? बाबाओं की जेब में, बाबाओं के मठों में, और बाबाओं के आश्रम में जो कुछ होता है वो किसी से छिपा नहीं। बाबा जेल में पड़े हैं, है ना, वहाँ खुलेआम अड्डे चलते हैं उनके। क्यों लोग इतने जाके वहाँ इतने बदहवास हो जाते हैं कि हमें तो वहीं जाना, वहीं जा। बाबा राम रहीम के संत के में उसे संत कह रहे हैं, उसके पैरों में पड़े हैं। बापू आसाराम को बापू कह रहे हैं, और वो बलात्कार में जेल जाता है। राम रहीम को आप कह रहे हैं। तो कौन सी जगह ऐसी है कि जहाँ पे ये अश्लीलता नहीं हो रही? बिल्कुल। यानी हमने सेक्स ट्रेड के रूप में विकसित कर लिया है हिंदुस्तान को। अब सेक्स जो है केवल देही व्यापार एक जगह का नहीं रह गया, हर विधा में हमने ढूंढ लिया है। आपको प्रमोशन पाना है, आप हाईवे कांड होता है बिल्कुल सबके सामने। आपको राजनीति में जाना है तो हाईवे कांड जैसे हैं। अभी रिसेंट में आप देख लीजिए कि एक पुलिस वाले की आ रही है, अभी बर्खास्त किया गया है उनको शायद। वो क्या पाना चाहती हैं कि वो क्या कांस्टेबल से दरोगा हो जाएंगी, या क्या वो आदमी कर देगा कि तुम्हारी कोई मुश्किल आ रही है? कोई कुछ नहीं करता किसी के लिए। आप अपनी देखो, लोगों ने टैगलाइन भी कर दी है कि माई बॉडी माई चॉइस। तो ये चॉइस आपको गर्त में ले गई है। आप वहां जा रहे हैं जहां आपका कोई कल नाम, देखिए इज्जत से ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम कोई इज्जत से मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरी आत्मा को फर्क पड़ता है, मेरे जमीर को फर्क पड़ता है बिल्कुल कि मैं क्या कर रही हूँ। तो खुद से सोचो, स्कॉट सर्विसेज में आप जा रही हैं, कॉल गर्ल आप कहला रही हैं, और बुरी औरतें वो हैं। सोच के देखो कि वो तो मजबूरियों की मारी हुई, जिनको एक बार ले जाके वहां बेच दिया तो वो सीढ़ियां कभी उतरती नहीं है, बिल्कुल। वो केवल चढ़ने की सीढ़ियां। और ये वो सारी महिलाएं हैं मैम जो कहीं ना कहीं वहां गलत तरीके से लाई हुई हैं। बिल्कुल, कोई स्वेच्छा से नहीं आई, कोई भी। अभी 15-16 साल की बच्ची को सोनागाछी से निकाला है, जिसको ऐसे ही प्यार में फंसा के लेके चला गया।
और वहाँ बेच दिया जाके। तो मेरा आप लोगों के ज़रिए ये भी अनुरोध रहता है, माँ-बाप पहले जैसे हो जाओ ना एक बार। कभी डाँटो, कभी प्यार करो। सीने से लगा के माँ सोती थी, एक उम्र के बाद तक, तो तब तक बच्चे को माँ का भय और प्यार दोनों रहते थे। बिल्कुल। कि माँ कहीं अपने से दूर ना कर दे, ये भय होता था। आज तो पहले से दूर कर दिया आपने। उस बच्चे को माँ के सीने से लगे बिना बरसों-बरसों याद भी नहीं कि कब मैं अपनी माँ के सीने लगाऊँ, तो वो क्यों प्यार करेगा आपसे? बिल्कुल। उसके मन की इच्छाएँ कैसे जागेंगी? तो मेरा तो विशेषकर अनुरोध है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से कुछ नहीं होना। बेटों को संस्कार दो। बचपन से बताओ। लोग कहते हैं कि आप ये क्यों कहती कि बहन मानो? मैं कब कह रही हूँ बहन मानो? मैं तो ये कह रही हूँ इंसान तो मानो। कोई एक तो आपकी ज़िंदगी में भी आएगा या आएगी जिसके साथ आप सेक्सुअली इन्वॉल्व होंगे। तो ज़रूरी है हर बहन को, हर बेटी को, हर भाई को उसी नज़र से देखो। बिल्कुल। तो बचा लो अपने आप को, इस दुनिया को बचा लो। नहीं बचा सकते तो भई हम तो आज हैं कल नहीं। कल ये आप लोगों की आखिरी पीढ़ी होगी जो ये देखेगी कि कैसे सर्वनाश की ओर हम जा रहे हैं। लोग हमें फ़ॉलो करते थे, आज भी कर रहे हैं। वृंदावन जैसी जगह में ऐसी साड़ियाँ पहन रहे हैं, भजन कर रहे हैं और हम उनसे भी आगे चले गए। उनसे तो हम कहीं आगे चले गए। वहाँ कम से कम वेश्यावृत्ति का ये रूप तो नहीं है। कोई एक ऐसी सोच मैम जो हमारे समाज को बदलने की ज़रूरत है रेड लाइट एरियाज़ के लिए? पहला तो उन्हें बुरी औरतें औरतें मानना मना कर बंद कर दो। मेरी अगर मदर भी ज़िंदा होती या मैं उस वक़्त, क्योंकि वो मेरे उससे पहले गुज़र गई थी, तो मैं पूछती ज़रूर, ये कहाँ से खराब औरतें हैं? आपके घरों से नहीं ले जा रही हैं आपके मर्दों को। आपके लोग आना बंद कर देंगे, इनकी तो दुकान है, बिल्कुल। आइडेंटिफाइड है कि यहाँ है। आपके मर्द आना बंद कर देंगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, कहीं झाड़ू पोछा करेंगे। कुछ भी करेंगे, अपनी आजीविका के लिए। तो कहाँ फिर आप उन्हें क्यों बुरा बताते हैं? पहले तो ये छोड़ दो। दूसरी बात, अपनी बेटियों को तो कम से कम उनके पास रहो, उनको दोस्त बनो, उनको सब चीज़ देखो उनकी। जैसे मैं इसको कोई अच्छी बात में नहीं लेती हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहती हूँ कि हमको इतना याद है कि हमारी मदर हर सैटरडे को बस्ता लेके हमारा बस्ते के ज़माने थे। उठा के पलट देती थी, बस्ता धोना है तेरा, कपड़े के बना के देती थी। तो हमने कहा नहीं साफ़ है, ना, ना, ना मैं साफ़ कर दूँ। मैंने कहा मैं खोल दूँ, ना, ना, ना मैं अपने आप करूँगी। बहुत बाद में हमको समझ में आया कि मैं लव लेटर ढूँढती हूँ, किसी का कोई लव लेटर तो नहीं। ओके। है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी के प्रेम पत्री पड़े हों हाँ, तुम्हारे बस्तों में? बैग में। तो ठीक है देख लो। आज आप फ़ोन नहीं देख सकते, बच्चे कहते हैं कि अभी तो हम बालिग हो गए, हमारे अब फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा दरवाज़ा नॉक करके आया करो। अरे मारो लात खोलो और ऐसा हाथ-पैर तोड़ दो, तुम्हारी औलाद है वो। उससे पहले कि दुनिया उनको तोड़े, तुम तोड़ लो ना, तुम ले आओ ना वापस उन्हें, नहीं ला रहे। आप तो दोस्त भी नहीं बन रहे, दुश्मन बन गए माँ-बाप, बहुत ज़्यादा। और वो दुश्मनी कैसे परिवर्तित होती है, माँ-बाप को ही झेलनी है। अभी मैंने कल-परसों एक पोस्ट लिख दी थी कुछ। जी। मेरे पड़ोस में एक महिला गुज़री, हुँ। अमेरिका में उनका बेटा था, तो उसको सब लोगों ने किया फ़ोन, भैया आ जाओ। भैया मैं पैसे तो भेज दिए, अंतिम संस्कार मेरे वो जो नौकर लगे हुए हैं, उनकी सेवा में अंतिम संस्कार कर देंगे। ओह! वो मैंने उस पे डाल के कहा कि अगर ये दुनिया है, तो इस दुनिया से भगवान उठा ले। मेरी क्या कहूँ मित्र हैं, और मुझे उन्होंने जब वॉइस कॉल की, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, तो मैं अभी तक भी उससे खुद को निकाल नहीं पाई हूँ। और वेल सेटल्ड, वो रिटायर्ड हैं, अच्छी जगह से रिटायर्ड हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि तुझे अब जीने का मन नहीं है, नौकर बन के रह गई हूँ। तो मेरा माँ-बाप से भी ये अनुरोध है, वो कहीं रहें आपके बच्चे, जब मोह खत्म हो गया, सब खत्म समझ लो, वहाँ मत जाओ उनके पास, कभी रहने मत जाओ परमानेंट, अपनी जड़ों में रहो। भूखे थोड़ी मर जाओगे, सुलाता नहीं है भगवान किसी को भूखा, अपनी जगह पे रहो। या फिर उन बच्चों को रहा अभी रोक लो। मैं आप जैसे बच्चों को भी देखती हूँ, सब पॉडकास्ट में जाती हूँ, सभी बहुत ही मुझे सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही अच्छे से बच्चे दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं बाहर निकलती हूँ, तो वो भी देखती हूँ कि जो इतनी लंबी एक सिगरेट हाथ में और अजीब से स्टाइल और अजीब से, कौन-सी दुनिया में हम जी रहे हैं। जी, बिल्कुल। मेरा कोई ऐतराज़ नहीं, आपकी बॉडी है, आप उसे सिगरेट से गलाओ, शराब से गलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर सामाजिकता भी कोई चीज़ होती है। मत इतना गिरो कि लोग आपको उस नज़र से देखें।
कि ये उपलब्ध होगी। बिल्कुल। मैम, मेरे को ये जानना है कि हर शहर में क्या ज़रूरत है रेड लाइट एरियाज़ की? हर शहर में नहीं है, ये केवल वहाँ है जहाँ कैंट एरियाज है, बड़े कैंट एरियाज है। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मेरठ, आगरा, बनारस, यहाँ आइडेंटिफाइड है। तब पता है ये रेड लाइट एरिया है। ओके। हाँ, और कहीं आइडेंटिफाइड नहीं है, कहीं नहीं। यूँ तो गली में मोहल्ले में किसी के चल रहे हो चलते रहो, ये क्या कर सकते हैं। तुम लोगों ने इसी को अपना पेशा बना लिया तो क्या कह सकते हैं। जी। लेकिन क्या ज़रूरत है? मतलब मुझे पुरुष समाज से भी ये जानना है कि आप अपनी बेटियों को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को बहन समझते हैं। ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि ऐसी जगह पे जाया जाए? मैं इसका थोड़ा सा विपरीत सोचती हूँ। जी। मैं ये सोचती हूँ कि जो लड़कियां ये कर रही हैं, क्या चाहिए उन्हें? कम से कम वो प्लेजर तो नहीं चाहिए। वो किसी एक के साथ हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है, 100-200 के साथ नहीं हो सकता। उस प्लेजर के लिए तो अपनी जरिए पैसा, एक लिमिटेड ज़रूरत होगी आपकी। कोई ज़रूरी है कि आप ब्रांडेड ही पहनेंगे सब चीज़? बिल्कुल। ना हो ना सही, जैसा है वैसा पहनो, तन ढकने की बात है। लेकिन तन तो उघाड़ रहे हैं आप। ब्रांडेड आप शूज़, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड ज्वेलरी वो खरीद रहे हैं और तन आपका अधनंगा है। तो फिर क्यों? क्यों ऐसा कर रहे हो? ये बेटों को भी, मतलब जो लोग ये कर रही हैं, उनको ये सोचना चाहिए कम से कम कि कल कैसे? कल क्या होगा? एक उम्र तक आके उसके बाद आप कंसीव नहीं करते, अगर शादी भी करेंगे तो। उससे पहले आप इतना अपने शरीर को दुःख दे चुके हैं कि इसको सैकड़ों बीमारियाँ आपकी होंगी। आप उन चीज़ से गाफ़िल कैसे रह सकते हैं? मैं वहाँ तिल-तिल मरते देखती हूँ कि एक लड़की जब 15 से 20 कस्टमर झेलती है। बात 15 से 20 कस्टमर की नहीं है, बात ये है कि आप रात भर के लिए बुक होके जा रही हैं, वो कौन-सा आपके साथ कसर करता होगा? कौन-सी कमी छोड़ता होगा आपके लिए? और यहाँ तो वो आ रहे हैं, उनके लिए तो टाइम फिक्स है, चलो, 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 निकलो, निकलो, फटाफट। वहाँ तो कोई फिक्स भी नहीं है। तो क्यों ऐसे नरक में, किस चीज़ के लिए? कभी आत्मा अंदर से नहीं धिक्कारती, हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं इस टैगलाइन से बिल्कुल वो नहीं करती हूँ कि मुझे कोई परहेज है कि माई बॉडी माई चॉइस। हाँ, बिल्कुल है, आपकी बॉडी आपकी चॉइस है, मगर ये चॉइस को बचा के रखिए ना। आपने अपने जिस्म को, पहली बात तो देखिए, हाँ, मैं बहुत पहले कमला वसीम जी हैं, एक बहुत पुरानी, अभी तो नहीं रही, एक्टिविस्ट हैं और बहुत बोल्ड आवाज़ है हम सब लोगों की, महिलाओं की खास तौर पे। उनका ये कहना था कि हमको ये कहते हैं कि एक लड़की का बलात्कार हो गया तो उसकी इज्जत चली गई। उसकी क्यों चली गई भाई? वो कहती है मैंने तो अपने इंटरनल पार्ट्स में नहीं रखी थी अपनी इज्जत, ना आपकी इज्जत रखी थी आपके अपने परिवार की, फिर आपने कैसे रख दी? और जिसने मेरा बलात्कार किया वो क्या? तो उसको आप नहीं कह रहे कि उसकी इज्जत चली गई, इज्जत तो उसकी गई ना, जिसने किया। आप किसी लड़की को जो रेप पीड़िता है उसको ये कह सकते हैं अरे इसकी तो इज्जत चली गई। क्यों आप इतना बेचारा बना रहे हो? उसकी इज्जत चली गई, कहाँ से चली गई उसकी इज्जत? कब रखी गई उसके शरीर में उसकी इज्जत को? बिल्कुल। तो वो हमारे कंधों पर मत ला दिए। इतना आप सब लोग करके चलिए कि ना आपके कंधों पे किसी की इज्जत है, मगर खुद की डिग्निटी को बना के रखिए। आप नहीं माँ-बाप की रखना चाहते, मत रखिए। भाई-बहनों की नहीं रखना चाहते, मत रखिए। मगर उसका दूसरा पहलू भी देखिए। आज भी आप कितने ही बोल्ड हो जाएँ, कितना ही आप अपनी ये बिल्कुल सरेआम ये सब करें, कल अगर आप समाज में उठते बैठते हैं तो लोग सवाल खड़े करते हैं आप पे। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देते हैं, या माँ-बाप शादी करने निकले तो शादी में 100 आपके सामने आती हैं गलतियाँ। तो मत मत करो शादी भी। वो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क है? फिर उन्हें क्यों बुरी औरतें? बुरी औरतें तो आप हैं ना जो स्वेच्छा से कर रही हैं, जी। वो स्वेच्छा से नहीं है वहाँ। पर मैम, रेप की तो कोई डेफिनेशन नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है कि हम शारीरिक तौर पे ही रेप हो, रेप हो। लोग तो आँखों से भी कर आँखों से देते भी हैं। करते हैं, मन मतलब से आप भी करते डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी सैकड़ों महिलाएँ होंगी, जो शायद किसी ना किसी की हैं। नज़रों का शिकार बन शिकार हो रही होंगी। है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा तो मैम घर पे ही रिलेटिव्स होते हैं या और लोग होते हैं, वो भी महिलाओं को उस तरीके से हुँ, देखते हैं। तो बिल्कुल। मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो पुरुषों का नज़रिया बदलना नज़रिया बहुत बदलना। इम्पोर्टेंट है। बेटों को संस्कार देना, बेटी को पढ़ाने से नहीं बचते। बिल्कुल। बेटियों को पढ़ाते तो निर्भया कांड नहीं होता, पढ़ी लिखी थी। हैदराबाद की वेटरनरी डॉक्टर थी, उसके साथ गैंगरेप ना हुआ होता, ना मर जी, गई बिल्कुल। होती। वो तो पढ़ी लिखी थी सब ना। तो बेटों को संस्कार दो, पढ़ाओ मत पढ़ाओ,
तुम जानो बेटे, पढ़े ना पढ़े, संस्कार जरूर दो बिल्कुल। कि कोई ये तुम्हारे लिए जीवन में बना है, उसे हर किसी को उस नजर से मत देखो। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो विवाह संबंध है उसे एक अग्नि को साक्षी मान के इसलिए किया जाता है कि उसे पवित्र मान रहे हैं, लेकिन हमने सब भंग कर दिया। है ही नहीं हमारे सामने पवित्रता, कोई मायने नहीं। यस। और अजीब दोहरी जिंदगी जी रहे हैं हम। एक तरफ आज भी हॉरर किलिंग हो रही है, लड़की अपनी मर्जी से शादी कर ले तो उसको मार दो, बिल्कुल। और एक तरफ आप खुले आजादी दे रहे हैं। पर मुझे गर्व है कि मैं वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करती हूँ, जहाँ की बेटियां आज भी गन्ने से प्रैक्टिस करके गोल्ड मेडल लाती हैं, जहाँ की बेटियां स्पोर्ट्स में कहीं के कहीं नाम कर रही हैं। मेरे पड़ोस की पैरा खिलाड़ी है, और मैं उसका नाम हर जगह लेती हूँ, प्रीति पाल है, जिसने अपने केवल वेस्टर्न यूपी का नहीं, देश का नाम रोशन कर दिया पैरा ओलंपिक्स में, और अभी टीएसपी की पोस्ट पे हुई है वो लड़की। तो वो भी तो बच्चियां हैं, वो भी गांव में ही रह रही है, वो शहर तो नहीं चली गई, वो कहीं दूसरे उसमें जाके और लग्जरी जुटा के तो नहीं चली गई, पैरों में शायद शूज भी नहीं थे उसके खेलने के लिए, और उनके बिना भी गई वो। जी बिल्कुल। तो उन्हें फॉलो कर लो। और जितने आईएएस पीसीएस है, अगर देखो बिहार और यूपी सब गांव से, सरकार से निकले, सरकारी स्कूलों से पढ़ के निकल के आए, तो पढ़ाई क्या 2 और 2 4 के अलावा 2 और 2 6 हो जाते हैं क्या अंग्रेजी स्कूलों में? 2 और 2 4 ही रहेंगे ना। बिल्कुल। तो ये जो दुकानें खुल गई हैं, इनका विरोध शुरू करो। इन दुकानों ने आपके बच्चों को बर्बाद कर दिया है, बस बिल्कुल। इससे थोड़ा सा हटा दो। जी मैम, बहुत अच्छा लगा, आज बहुत जानकारी मिली आपसे बातचीत करके। चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो एक आप बता दें। भाई मेरा तो ये कहना है कि मैं एक लेफ्टिस्ट कहते हैं लोग ने, मुझे भी कहते हैं मेरे क्षेत्र के लोग, आप लेफ्टिस्ट हैं। पीयूष मिश्रा साहब हैं, कलाकार भी हैं, लिरिक्स भी करते हैं, और कहते हैं कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। और अगर नहीं बचती तो उन्होंने उसका अगला पार्ट दिया है अभी कि भगत सिंह गया छुट्टी पे, टॉम क्रूज को लाओ। यार टॉम क्रूज को लिया, भगत सिंह तो छुट्टी पे चले ही गए, वो तो आएंगे नहीं। लाना है तो ले आओ, और जैसी बच रही है वैसी बचा लो, और नहीं बचा सकते तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का कोई नाम लेने वाला अगले 10-20 सालों में मिलेगा नहीं। आप विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ ठेंगे पे रखा है सब विश्व गुरु होना, जहाँ आप केवल आर्थिक तौर पे दुनिया भर की बक 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 प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। जी। और जहाँ लड़कियां चौराहों पे खड़ी हैं, रेड लाइट्स पे खड़ी हैं, जहाँ एस्कॉर्ट सर्विसेज दे रही हैं, जहाँ माँ बाप 55 साल की औरत जहाँ एस्कॉर्ट सर्विस दे रही है, कौन सा विश्व गुरु? यस। लौट आओ, बस इतना कहूँगी। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बेटा। और मैं आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जितनी भी स्टोरीज आपने बताई ना, महिलाओं के लिए आप ये काम कर रहे हैं ना, उसके लिए कोटि कोटि नमन और चरण स्पर्श। मतलब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे किसी से मिल रही हूँ, और मुझे मेरे जो दिल के भाव है ना, वो मैं बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। बट हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी थैंक यू।